हेलो एंड वेलकम टू सिंपल सोल्यूशन। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। सो आज इस चैनल पे ये पहली लेक्चर वीडियो है एंड सिंस लाइफ साइंस में बहुत सारे पोर्शंस हैं तो हर पोर्शन की जो वीडियोस होंगी वो प्लेलिस्ट के फॉर्म में अवेलेबल रहेंगी। सो आज जो इस पोर्शन से हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है बायोटेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंटेशंस और उस इंस्ट्रूमेंटेशन के पोर्शन में आज हम इलेक्ट्रोफोरेसिस से स्टार्ट करेंगे। सिमिलरली जो बाकी के पोर्शंस होंगे वो भी प्लेलिस्ट के फॉर्म में अवेलेबल रहेंगे। लाइक अगर हम कोई और फील्ड कवर करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी का, बॉटनी का कोई सेक्शन कवर करते हैं, जेनेटिक्स का कोई सेक्शन कवर करते हैं तो वो उसी हिसाब से अवेलेबल रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज पोर्शन दैट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये जो वर्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस है इसको आप दो पोर्शंस में कट कर सकते हो। द फर्स्ट वन इज दिस इलेक्ट्रो, जिसका सिंपल सा मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो दूसरी पोर्शन है ये है फोरेसिस, इसका मतलब होता है टू मूव अक्रॉस, या मूवमेंट करना, या फिर आप बोल सकते हो पास थ्रू करना। ओके, सो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है ये एक सेपरेशन की टेक्निक है। ये सेपरेशन टेक्निक के अंडर आती है। इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी कि ये सेपरेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके हम बायोमोलिक्यूल्स को सेपरेट कर सकते हैं। अब किस टाइप के बायोमोलिक्यूल्स का सेपरेशन आप इलेक्ट्रोफोरेसिस से कर सकते हो? वो मेनली होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन। ज्यादातर इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का इस्तेमाल करके हम न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन को उनके मिक्सचर से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक, अब जैसे ही ये वर्ड आ गया कि सेपरेशन की ये एक टेक्निक है, ओके, सो जाहिर सी बात है सेपरेशन अगर आपको किसी भी चीज का करना है तो सेपरेशन का एक बेसिस होना चाहिए, एक आधार होना चाहिए जिसके बिना पर आप उनको अलग करोगे। ठीक है, तो वैसे ही ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक होती है इसका बेसिस ऑफ सेपरेशन वो होते हैं, इसके बेसिस ऑफ सेपरेशन तीन होते हैं। पहला बेसिस होता है चार्ज, मतलब इन बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर कौन सा चार्ज है और उस चार्ज का स्ट्रेंथ कितना है, ये डिसाइड करता है उनका सेपरेशन। दूसरा पॉइंट होता है साइज, इस बायोमोलिक्यूल की साइज कितनी है। ये सारी चीजें भी आगे कवर होंगी कि एक्चुअली में साइज कैसे रोल प्ले करती है। ओके, एंड देन शेप। सो अब अगर हम इसको ब्रीफ करते हैं तो इलेक्ट्रोफोरेसिस एक सेपरेशन की टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करके आप बायोमोलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स को सेपरेट कर सकते हो फ्रॉम अ मिक्सचर। ओके, देन ये टेक्निक किस बेसिस पर इन बायोमोलिक्यूल्स को सेपरेट करता है? ये तीन बेसिस हैं, मेजर तीन बेसिस हैं। फर्स्ट इज दिस चार्ज। ओके, इन मॉलिक्यूल्स पे चार्ज कैसा है, लाइक पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और उस चार्ज का स्ट्रेंथ कितना है। ओके, एंड देन द साइज, ओके, एंड ऑल्सो द शेप। ठीक है, अब ये जितना जो काम है इलेक्ट्रोफोरेसिस का, इस प्रोसेस को करने के लिए हमें एक मैट्रिक्स की जरूरत पड़ती है। अगर हमें किसी चीज का सेपरेशन कराना तो हमें एक मीडियम चाहिए होगा। ओके, जिस मीडियम पे आप इस बायोमोलिक्यूल को पहले ऐड करोगे और फिर उस मीडियम पे ये बायोमोलिक्यूल सेपरेट होगा इन तीन बेसिस पर। ओके, तो वो मीडियम जो हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है एक जेल बेड। ओके, आप इसे या तो मीडियम बोलिए और यू कैन कॉल इट एज अ मैट्रिक्स। ओके, सो जो जेल बेड हम इस्तेमाल करेंगे वो एक मीडियम और एक मैट्रिक्स है जिसके ऊपर हम इन बायोमोलिक्यूल्स का सेपरेशन कराएंगे।
ओके, बिकॉज ये बायोमोलिक्यूल्स हैं, ये कोई ऐसा मतलब इट्स नॉट लाइक कि आप उसको हाथ से पिक करके सेपरेट कर सकते हो। ओके, सो आपको एक मीडियम की जरूरत पड़ेगी, तो वो मीडियम जो होगा वो एक जेल बेड होगा, और इसी वजह से इस टेक्निक को हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। ओके, बिकॉज एक जेल बेड एज अ मीडियम इस्तेमाल किया जाता है बायोमोलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए, इस वजह से हम इसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। ओके, आज के लेक्चर में हम न्यूक्लिक एसिड को सेपरेट करने के लिए जो इलेक्ट्रोफोरेसिस इस्तेमाल की जाती है दैट इज एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसका पोर्शन कवर करेंगे। कमिंग लेक्चर्स में हम प्रोटीन का सेपरेशन करने के लिए जो इलेक्ट्रोफोरेसिस इस्तेमाल होती है उस पर भी डिस्कशन करेंगे। ओके, सो वील स्टार्ट विद द एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो आप कह सकते हो इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है, उस टेक्निक में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक कैटेगरी है, और उस कैटेगरी में एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टाइप है। ओके, एंड इसी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की कैटेगरी में प्रोटीन के लिए जो इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है वो अलग होती है। अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि प्रोटीन को आप एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, पर उसकी एक कंडीशन है। ओके, उस कंडीशन को भी आगे मैं बताऊंगा। ओके, सो वील स्टार्ट विद द एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पोर्शन नाउ। अब इस एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के पोर्शन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि हम लोग घर में सीव इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी चीजों को सेपरेट करने के लिए हमारे किचन में सीव इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सीव में अगर आप ध्यान देखोगे तो क्या चीजें होती हैं, क्या मायने रखता है हमारे लिए ज्यादातर कि सीव का साइज कैसा है। अगर हमने कोई सीव अगर यूज कर रहे हैं घर में, तो उस सीव्स में जो ये नेट लगा होता है, ओके, तो इस नेट का साइज कैसा है। ठीक, ये जो नेट की साइज होती है ये हम जरूर सेलेक्ट करते हैं सीव को चूज करने से पहले कि हाँ हमें अगर ए पर्टिकुलर कंपोनेंट सेपरेट करना है। फॉर एग्जांपल अगर हमें आटा चालना है, ठीक है, तो उसके लिए हमने कोई सीव यूज कर ली। अगर कोई और मटेरियल सेपरेट करनी है तो हमने कोई और सीव यूज कर ली। तो सीव का जो सिलेक्शन होता है वो किस बेसिस पे होता है कि इसमें जो ये जो गैप्स बने होते हैं इस गैप की साइज कैसी है। वो गैप की साइज आप किस बेसिस पे लेते हो, आपका जो मटेरियल है जिसे आपको सेपरेट करना है उसकी साइज कैसी है। अगर मटेरियल बहुत बड़े बड़े हैं तो ऑब्वियसली हम ऐसा सीव यूज करेंगे जिसका ये पोर्स जो होगा वो भी थोड़ा बड़ा रहे। ठीक, और अगर बहुत ज्यादा बारीक मटेरियल है हमारी तो उसके हिसाब से हम बहुत छोटे पोर्स की सीव का इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है। सेम यही कॉन्सेप्ट हम यहां पर भी अप्लाई करते हैं कि अगर मुझे कोई मॉलिक्यूल सेपरेट करना है तो मॉलिक्यूल है कैसा। ओके, लाइक अगर मॉलिक्यूल बहुत बड़ा है तो मुझे एक ऐसा जेल बेड चाहिए जिसमें ज्यादा बड़े बड़े पोर्स मिल सके। अगर मॉलिक्यूल बहुत ही ज्यादा छोटा है तो थोड़े बारीक पोर्स का जेल बेड हम यूज करेंगे, क्योंकि अगर हमारा मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा छोटा है और हमने बड़े पोर्स का जेल इस्तेमाल कर लिया तो वो सेपरेट नहीं कर पाएगा, वो तो बहुत इजीली फ्लो करके बाहर चला जाएगा। ठीक है, जैसे अगर आपने सीव यूज कर ली, कोई सीव लिया, अब उस सीव के बहुत बड़े बड़े छेद हैं, आपने उसमें आटा ऐड कर दिया। अब आटे के लिए तो बारीक छेद की सीव चाहिए, हमने उसमें अगर आटा बड़े छेद की सीव में डाल दिया तो आराम से आटा फ्लो कर जाएगा। मतलब जो सेपरेशन करना है हमें उसके चोकर और आटे का वो कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सेम वही चीज यहां पे भी अप्लाई होती है। यही रीजन होता है कि हम प्रोटीन का अगर सेपरेशन करना होता है तो वो हम एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से कम करते हैं, कम कंडीशंस में वो अप्लाई किया जाता है। ठीक है, इसके पीछे रीजन ये है कि एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो जेल बेड हम तैयार करते हैं या जो मैट्रिक्स हम तैयार करते हैं वो मैट्रिक्स का जो पोर साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है।
मतलब वो न्यूक्लिक एसिड्स के लिए सूटेबल होता है। प्रोटीन्स के लिए तब सूटेबल होगा जब बहुत ही ज्यादा साइज की प्रोटीन होती है या बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। अदरवाइज प्रोटीन की साइज हमेशा डीएनए से छोटी रहेगी। इस वजह से उसके लिए हम दूसरा जेल बेड इस्तेमाल करते हैं जिसको हम पॉलीएक्राइल अमाइड भी कहते हैं। पॉलीएक्राइल अमाइड जेल ये हम प्रोटीन के केस में इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए भी एक सेपरेट लेक्चर वीडियो रहेगी, ओके। अभी कमिंग सेशंस में इसके लिए भी हम रखेंगे जिसमें हम प्रोटीन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो एग्रोस पे है। तो ये मैंने बस आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया कि क्या रीजन है कि हम एग्रोस को जब पढ़ते हैं तो हमेशा न्यूक्लिक एसिड के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं, लेकिन कभी भी आप ये नहीं बोल सकते कि प्रोटीन करते ही नहीं है एग्रोस में। कंडीशन मैंने आपको बताई, कर सकते हैं तब जब आपका प्रोटीन का साइज बहुत बड़ा हो, उस कंडीशन में आप एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज कर सकते हैं। अदरवाइज इट इज मेनली यूज्ड फॉर द न्यूक्लिक एसिड। और ये सीव का कॉन्सेप्ट कि हम जिस साइज का हमारा बायोमोलिक्यूल होता है उसके अकॉर्डिंग हम अपना जेल मैट्रिक्स का पोर डिसाइड करते हैं, जैसा हम सीव को डिसेलेक्ट करते हैं अपने किचन में चीजों को सेपरेट करते वक्त। अब एक और चीज जो सीव से जुड़ती है वो ये है कि जब आप सीव इस्तेमाल करते हैं तो इसके जो पोर्स होते हैं सीव के वो तब बड़े होते हैं जब उसमें नंबर ऑफ वायर कम होगा। ठीक है, नंबर ऑफ वायर्स अगर कम होते हैं तो सीव्स के पोर बड़े होते हैं, और नंबर ऑफ वायर ज्यादा होंगे तो सीव का जो पोर होगा वो बारीक हो जाएगा। वही चीज कॉन्सेप्ट लगता है यहां पर भी जेल बनाते वक्त, ओके। जो एग्रोस का जेल है, ठीक, इस जेल का कॉन्सेंट्रेशन, एग्रोस जेल का कॉन्सेंट्रेशन इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोर साइज, ओके। कॉन्सेंट्रेशन मतलब नंबर ऑफ वायर्स इन द सीव। अगर आप नंबर ऑफ वायर्स यानी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो पोर्स बारीक बारीक मिलेंगे, अगर आप कॉन्सेंट्रेशन को कम कर दोगे तो पोर्स बड़े बड़े मिलेंगे। सेम आप इससे रिलेट कर सकते हो इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसा सीव में अगर ढेर सारे वायर्स लगे होंगे तो ऑब्वियसली पास होंगे वायर्स, तो जो उसका पोर होगा वो बारीक होगा। वही चीज यहां पर भी है, अगर कंसेंट्रेशन आप हाई रखोगे एग्रोस का जेल की प्रिपरेशन के वक्त तो पोर्स आपको बारीक मिलेंगे, ओके। कंसेंट्रेशन लो रखेंगे तो पोर्स हमें कम बड़े बड़े मिलेंगे। तो जब हम न्यूक्लिक एसिड के सेपरेशन के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त हमारा जो जेल होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन हम जनरली 1 to 3% तक रखते हैं, ओके। दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जेल विच इज यूज्ड फॉर द न्यूक्लिक एसिड सेपरेशन, ओके। इसमें से भी 1% का जो जेल होता है वो वाइडली यूज्ड होता है। मतलब इसके पीछे ये रीजन कि 1% के जेल से जो पोर साइज हमें मिलती है वो पोर ऑप्टिमम होते हैं न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए और आरएनए के सेपरेशन कराने के लिए, ओके। सो ये एक पोर्शन या एक कॉन्सेप्ट है जो सीव पे पूरा डिपेंडेंट है। पहली चीज, सीव का सिलेक्शन जो होता है वो उसके पोर्स के बेसिस पे होता है। वही इसी वजह से हम एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का इस्तेमाल करके न्यूक्लिक एसिड का सेपरेशन कराते हैं। साथ ही साथ सीव में जो साइज होती है उसका डिसीजन कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट होता है, वही चीज यहां पर भी अप्लाई होता है, ओके। अब ये हो गई जेल की बात कि हाँ, हम जब ये टेक्निक परफॉर्म करते हैं तो हमें एक जेल तैयार करना होता है। ये जेल एक मीडियम है या एक मैट्रिक्स है जिसके ऊपर हमारे बायोमोलिक्यूल का सेपरेशन होगा
एंड इस जेल का कंसंट्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, बिकॉज वो उस जेल की पोर की साइज डिसाइड करता है। एंड इस पोर की साइज डिसीजन इसलिए जरूरी है बिकॉज ये पोर साइज हमारे सैंपल से कंपैटिबल होगा, तभी वो इजीली या अच्छी तरीके से सेपरेट हो पाएगा। ठीक है, अब इस पूरे प्रोसेस में ये नाम हाईलाइट हो रहा है एगरोज। सो हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, व्हाट इज एक्चुअली एगरोज, और इस एगरोज को हम जेल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहां पर हमने लिख दिया एगरोज जेल चाहिए। अब ये एगरोज जेल में कन्वर्ट कैसे होता है उसके बारे में बताता हूं। ओके, व्हाट इज एगरोज? एगरोज एक पॉलीसैकेराइड है। ओके, पॉलीसैकेराइड मींस इट इज अ कार्बोहाइड्रेट। ओके, किस तरह का पॉलीसैकेराइड है? लीनियर, इट इज अ लीनियर मॉलिक्यूल। ओके, अब पॉलीसैकेराइड है मतलब कि बहुत सारी मोनोमेरिक यूनिट्स जब जुड़ती हैं तब एक पॉलीमर बनता है। ओके, तो वैसे ही इस पॉलीसैकेराइड की मोनोमेरिक यूनिट क्या होती है? इस पॉलीसैकेराइड की मोनोमेरिक यूनिट होती है अगार बायोस। ठीक, तो दैट मीन्स कि अगार बायोस के कई सारे मॉलिक्यूल्स एक लीनियर चेन के फॉर्म में जुड़ते हैं तो एक पॉलीसैकेराइड तैयार होता है जिसे हम एगरोज कहते हैं। ये पॉलीसैकेराइड हमें पाउडर्ड फॉर्म में अवेलेबल होता है। ओके, ये पॉलीसैकेराइड हमें पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होता है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं जेल प्रिपरेशन करने के लिए। ये हो गई बात कि जेल बनाएंगे कैसे, किससे बनाएंगे, सॉरी। ओके, कैसे बनाएंगे अभी मैं बताऊंगा। किससे बनाएंगे? एगरोज का इस्तेमाल करके हम एक जेल तैयार करेंगे। व्हाट इज एगरोज? नाउ यू नो कि एगरोज है क्या एग्जैक्टली। अब जेल के लिए जब मैंने बात की तो जेल में हमें क्या क्या ध्यान रखना है कि जेल का क्या कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, बिकॉज उसका कॉन्सेंट्रेशन उसकी पोर साइज को डिसाइड करता है। और पोर साइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज पोर साइज और सैंपल की कंपैटिबिलिटी ही डिसाइड करेगी कि क्या हमारा सैंपल उस पोर साइज के मैट्रिक्स में अच्छे तरीके से सेपरेट हो पाएगा या नहीं। ओके, अब आते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो एक और पॉइंट, ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये एक बायोमोलिक्यूल है एंड एज वी ऑल नो न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या पोर्शंस, क्या क्या चीजें आएंगी? आपका डीएनए आएगा एंड आरएनए आएगा। ओके, सो डीएनए आरएनए न्यूक्लिक एसिड के पोर्शन में आ रहे। ये डीएनए आरएनए ऐसे विजिबल तो हो नहीं जाएंगे हमें कि हमने इनको लिया सैंपल को और लोड कर दिया और हमें दिख गया कि हाँ जेल के ऊपर ये मॉलिक्यूल यहां पहुंचा, ये मॉलिक्यूल यहां पहुंचा है। लाइक उनका कोई कलर नहीं होता है। ओके, इनके पास कोई कलर नहीं है कि ये हमें ऐसे दिख जाएंगे कि हाँ यहां पर हमारा सैंपल पहुंचा हुआ है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है जब आप इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म करते हैं तो आप अपने न्यूक्लिक एसिड को स्टेन करने के लिए भी एक एजेंट ऐड करते हैं। ओके, तो अब हम उस एजेंट के बारे में बात करते हैं कि वो एजेंट का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है, वो एजेंट है क्या एग्जैक्टली। ओके, उस एजेंट का इस्तेमाल करके आप डीएनए और आरएनए को विजुअलाइज कर सकते हो, देख सकते हो। देखिए इलेक्ट्रोफोरेसिस जैसे हम शुरुआत में तो हमने बोल दिया कि एक सेपरेशन की टेक्निक है, पर एक्चुअल में अगर हम देखा जाए तो न्यूक्लिक एसिड के केस में ये सिर्फ एक सेपरेशन की टेक्निक नहीं है, ये बल्कि एक ऐसी, यही एक लौती ऐसी टेक्निक है या एक ऐसा सेक्शन है जिसमें हम डीएनए और आरएनए को एक्चुअली में देख पाते हैं। ओके, लाइक जेल के ऊपर वो हमें एक्चुअली में अपीयर करता है, वो इसी टेक्निक के बेसिस पे हो पाता है।
ओके जैसे कि अगर आपने कोई किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से डीएनए आइसोलेट किया है, तब भी आपको वो दिखता नहीं है कि हाँ ये रहा मॉलिक्यूल या ये रहा वो पर्टिकुलर डीएनए का आरएनए का मॉलिक्यूल, डीएनए का मॉलिक्यूल। यही एक लौती टेक्निक है जिसमें हमें एक्चुअली में दिख पाता है कि अच्छा ये डीएनए का मॉलिक्यूल है और ये मेरे सैंपल में था, ठीक है। तो वो कंफर्मेशन भी देता है हमें कि चलो हमने ये जो 10 सैंपल से डीएनए आइसोलेट करके रखा है, तो कंफर्म कैसे करोगे कि इन 10 में डीएनए आया है कि नहीं सक्सेसफुली, वो कंफर्मेशन भी एग्रोज इलेक्ट्रोफोरेसिस ही देती है। तो आप इसको ऐसे जब ओवरऑल पढ़ेंगे तो हाँ, हम इलेक्ट्रोफोरेसिस को एक सेपरेशन की टेक्निक ही कहते हैं, पर आप अगर इसको इस कॉन्टेक्स्ट में इस कॉन्टेक्स्ट से अगर समझ रहे हो कि हाँ इसी मेथड से हम डीएनए को देख भी पाते हैं, तो आप इस मेथड को एक क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब ये हो गया जहां पर हम किसी मॉलिक्यूल की प्रेजेंस को चेक करते हैं। तो अगर हमारे पास 10-12 सैंपल्स हमने डीएनए आइसोलेशन कर लिया, फिर लास्ट में हमें कोई मॉलिक्यूल की तरह थोड़ी ना मिल जाता है कि हाँ ये लो डीएनए दिख गया, ओके। सो हाउ विल बी कंफर्म कि हाँ हमारे सैंपल में न्यूक्लिक एसिड आया कि नहीं। हम उस सैंपल को एग्रोज इलेक्ट्रोफोरेसिस पे लोड कर देते हैं, जेल पर अप्लाई कर देते हैं। अगर हमें जहां पे हमने अपने सैंपल को अप्लाई किया है वहां पर अगर हमें न्यूक्लिक एसिड विजुअलाइज हो रही है, दैट मींस हमने जो सैंपल आइसोलेट करके रखे थे उसमें सक्सेसफुली आइसोलेशन हो गया है। इस वजह से हम इसको क्वालिटेटिव एनालिसिस करने का तरीका भी कह सकते हैं दूसरी फॉर्म में, ओके। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस तो तभी पॉसिबल है जब हमें दिख जाए, और डीएनए या ये न्यूक्लिक एसिड को देखने के लिए हम इस टेक्निक के दौरान, एग्रोज इलेक्ट्रोफोरेसिस के पूरे प्रोसेस के दौरान एक एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। उसका नाम है एथिडियम ब्रोमाइड। अभी हमारा डिस्कशन जो चल रहा है वो बेसिकली इस टेक्निक के जो मेजर जो पोर्शंस है उन्हें कवर कर रहा है, ओके। लाइक कह सकते हो आप इसके इस पर्टिकुलर प्रोसेस के एक्टर्स हैं, ओके। अब ये एक्टर्स को एक साथ जोड़ के एक पूरा प्रोसेस तैयार हो जाएगा, लेकिन उनकी फंक्शन आपको पहले से पता रहेगी तो वो प्रोसेस को जोड़ना आसान रहेगा कि हाँ यहां पर एग्रोज क्यों ऐड किया, जरूरत क्या थी। नाउ यू नो कि एग्रोज इसलिए ऐड किया क्योंकि उसकी वजह से जेल तैयार होगा। वैसे ही अब प्रोसेस में एथिडियम ब्रोमाइड ऐड होगा एक जगह पे, तो ये डाल क्यों रहे हैं, इसको ऐड क्यों करते हैं। अगर आप उस पर्टिकुलर एक्टर का रोल पता रहेगा तो ऑब्वियसली आपको मूवी अच्छे से समझ आएगी। तो वैसा ही आपको सब पर्टिकुलर जो मेजर पोर्शंस हैं उनका फंक्शन पता रहेगा, तो जब ये कड़ी जुड़ेगी एक साथ तो आपको पूरा प्रोसेस एक साथ ड्रॉ हो जाएगा, ओके। सो अब हम डिस्कस करते थोड़ा सा एथिडियम ब्रोमाइड के बारे में कि ये है क्या। इस टेक्निक के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको एज अ स्टेनिंग एजेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक। मतलब कि अगर यहां पे लिख दिया स्टेनिंग एजेंट, मतलब कि ये वो बंदा है जो डीएनए और आरएनए को कलर प्रोवाइड करेगा ताकि हम डीएनए आरएनए को देख सकें, ओके। अब ये है क्या एक्चुअली में, तो एथिडियम ब्रोमाइड एक फ्लोरेसेंट डाई है, ओके। अब यहां पे जैसे फ्लोरेसेंट वर्ड यूज हुआ, तो फ्लोरेसेंट का सिंपल सा मतलब समझ लीजिए कि जो चीज ग्लो करे, ठीक है, शाइन आनी चाहिए उसके अंदर, कलर तो होना ही चाहिए पर वो कलर ग्लो करता हुआ दिखना चाहिए, तो वो फ्लोरेसेंट कहलाता है, ओके। ये फ्लोरेसेंस की प्रॉपर्टी जो होती है किसी भी मॉलिक्यूल पे तब आती है जब वो किसी लाइट को एब्जॉर्ब करके उसको एमिट करते हैं। ये एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और बदले में एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एमिट करते हैं। तो जो लाइट वो एमिट करते हैं वही हमें दिखती है कि हाँ ये मॉलिक्यूल इस कलर की लाइट को एमिट कर रहा है। अब यहीं पर एक पॉइंट आता है, ये जितने भी फ्लोरेसेंट कंपाउंड्स होते हैं इनकी एक खासियत होती है कि ये जो लाइट बदले में एमिट करते हैं वो लाइट विजिबल रेंज की होती है, जो हमें आसानी से दिख जाती है। विजिबल रेंज का मतलब आपका पूरा विबग्योर हो गया,
ठीक है, ये फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल्स, जो भी फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें से एथिडम ब्रोमाइड भी एक मॉलिक्यूल है, ये जो लाइट एमिट करते हैं ये लाइट विजिबल रेंज की लाइट होती है। ओके, विजिबल रेंज का, तो विजिबल रेंज तो हमें आसानी से दिखता है, विबग्योर, ओके, जो रेनबो के कलर्स होते हैं। अब वहीं हम बात करें तो अभी मैंने क्या बताया, पहले ये कोई लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, मतलब वो एनर्जी लेंगे उस लाइट से और एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। जब वो अपने ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो वो एक लाइट को एमिट करेंगे और यही लाइट हमें दिखाई देती है। ओके, तो एथिडम ब्रोमाइड की अगर हम बात करें तो एथिडम ब्रोमाइड एथिडम ब्रोमाइड 300 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर एंड 360 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ये इसका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा कहलाता है। ठीक है, मतलब कि इस वेवलेंथ की लाइट अगर आप देंगे तो ये एथिडम ब्रोमाइड का मॉलिक्यूल उसको मैक्सिमम अमाउंट में एब्जॉर्ब करेगा, इसीलिए उसको एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा कहते हैं। ओके, अब ये जो लाइट ये एमिट कर रहा है ये किस रेंज की लाइट होती है, वो होती है 590 नैनोमीटर की। ठीक, तो अब हमें ये कलर दिखेगा कैसे, तो ये कलर हमें दिखाई देता है ऑरेंज। ठीक है, तो अभी इतना जानने से हमें क्या समझ आया कि इसका काम है इस न्यूक्लिक एसिड को स्टेन करना, और इसके बारे में हमें यह जानने को मिला कि इसको ये रेंज की लाइट अगर मिलेगी तो बदले में ये रेंज की लाइट एमिट करता है, जो कि ऑरेंज कलर, जो कि हमें आसानी से दिखाई देगा। तो साफ साफ क्लियर हो गया कि अगर हम एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म करते हैं, जहां पर हम अपना डीएनए और आरएनए का सैंपल लोड करके सेपरेशन करवाने की कोशिश करेंगे, वहां पर हमें हमारा डीएनए और आरएनए ऑरेंज कलर का दिखाई देगा। कब दिखाई देगा, जब आप अपने जेल बेड को इस लाइट से एक्सपोज करोगे। ठीक है, मतलब कि आप यूवी रेंज की लाइट का इस्तेमाल करेंगे। ओके, जब आप यूवी रेंज की लाइट का इस्तेमाल करेंगे तो ये एथिडम ब्रोमाइड ऑरेंज कलर की लाइट को फ्लोरेसेंस के फॉर्म में एमिट करेगा। सो एथिडम ब्रोमाइड की वजह से हमें डीएनए और आरएनए, दैट इज द न्यूक्लिक एसिड, इस कलर में जेल बेड के ऊपर दिखाई देती है। ये हो गया हमारा स्टेनिंग एजेंट, एक मेजर कंपोनेंट इन द एग्रो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस। ठीक, अब इस स्टेनिंग एजेंट के बारे में और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि जानना जरूरी है, बिकॉज ये वाला जो एथिडम ब्रोमाइड है, डाई है, ये एक इंपॉर्टेंट पोर्शन भी प्ले करता है और इसकी हैंडलिंग बहुत सेफ्टी से करनी चाहिए। उसके पीछे रीजन होता है, ये जो एथिडम ब्रोमाइड डाई है ये एक इंटरकैलेटिंग एजेंट है। ओके, एक पॉइंट आपका होगा कि व्हाट इज एथिडम ब्रोमाइड, ये एक फ्लोरेसेंट डाई है, स्टेनिंग एजेंट की तरह काम करता है, न्यूक्लिक एसिड को स्टेन करता है। दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट और क्या हो गया कि ये एक इंटरकैलेटिंग एजेंट होता है। इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके ये एथिडम ब्रोमाइड इन मॉलिक्यूल से बाइंड कर पाता है, क्योंकि स्टेन करने का यही मतलब है कि इसको इससे बाइंड होना पड़ेगा। ओके, जैसे होली में हमारे ऊपर कलर बाइंड हो जाता है तो हमारे चेहरे का रंग बदल जाता है, वही सेम चीज है कि अगर एथिडम ब्रोमाइड इससे अटैच नहीं करेगा तब तक वो कलर नहीं दे पाएगा उसको कोई भी। ठीक है, तो वो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करता है। अब इंटरकैलेट का मतलब क्या हुआ, इंटरकैलेट का मतलब होता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो भी जगह होती है वहां पर जो भी खाली स्पेस होता है वहां पर अपनी जगह बना लेना, तो उसको हम इंटरकैलेट कहते हैं। ओके,
तो जैसा कि एक बेसिक सा आपने सबने पढ़ा ही होगा कि हमारा जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है उसमें ऐसे ऐसे नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। ओके ओके, तो ये जो नाइट्रोजनस बेस 1 हो गया, नाइट्रोजनस बेस 2 हो गया, एंड सो ऑन। तो इन नाइट्रोजनस बेस के बीच में ये जो स्पेस होता है, ठीक, ये जो जगह होती है, इस जगह पे अपना इस पर्टिकुलर खाली स्पेस में ये एथिडम ब्रोमाइड अपनी जगह बना लेता है। ठीक है, इसी को कहते हैं इंटरकैलेट करना। अब ये कहां पर जाकर इंटरकैलेट करता है? ये डीएनए के माइनर ग्रूव में, ज्यादातर उस एरिया में, माइनर ग्रूव के एरिया में, और 80 रिच सीक्वेंसेस पे जाकर, ओके, कहां पर करता है बाइंड? डीएनए के माइनर ग्रूव 80 रिच सीक्वेंसेस एरिया पे जाकर ये बाइंड कर जाता है। अब ये ऐसा कर क्यों पाता है, इंटरकैलेट क्यों कर पाता है ये? ठीक, उसके पीछे क्या रीजन है? बिकॉज ऑफ इट्स प्लेनर स्ट्रक्चर। ओके, सो क्योंकि एथिडम ब्रोमाइड एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, ओके, ऐसा प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो ये बहुत आसानी से दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो भी गैप होगा उसमें अपनी जगह बना सकता है। ओके, सपोज दिस इज द नाइट्रोजनस बेस 1, नाइट्रोजनस बेस 2, ओके, ये अपना माइनर ग्रुप का एरिया हो गया, तो थोड़ा सा भी गैप मिलेगा तो क्योंकि एक प्लेनर मॉलिक्यूल है तो ये आसानी से अपनी जगह बना सकता है इसमें। ओके, तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है जिसका इस्तेमाल करके ये डीएनए से बाइंड कर पाता है। ठीक, तो अगर कोई मॉलिक्यूल ये प्रॉपर्टी रखता है कि ये जाकर डीएनए से इंटरकैलेट करके बाइंड कर सकता है, तो इसी रीजन से ये एथिडम ब्रोमाइड हमारे लिए हार्मफुल होता है और ये एक म्यूटाजेन और कार्सिनोजेनिक एजेंट है। ओके, मतलब कि अगर आपका एथिडम ब्रोमाइड से ज्यादा लेवल पे, ज्यादा अमाउंट पे एक्सपोजर हो जाएगा तो इट मे कॉज कैंसर। उसके पीछे रीजन एक तो ये हो गया। ठीक, एथिडम ब्रोमाइड स्किन से बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो सकता है। ठीक, तो इसलिए जब हम एथिडम ब्रोमाइड को इस्तेमाल करते हैं इस प्रैक्टिकल के दौरान तो हम हमेशा इसको ग्लव्स पहन के हैंडल करते हैं, बेयर हैंड से टच नहीं करना चाहिए। ओके, क्योंकि ये स्किन से एब्जॉर्ब हो गया। अब चलो एब्जॉर्ब हो गया, सेल में गया, अब ये चला जाएगा इस जगह पर, सेल में एंटर किया तो पहुंच गया न्यूक्लियस तक, पहुंच गया डीएनए तक। तो अगर ये डीएनए पे जाकर इंटरकैलेट करके जगह बना लेगा तो चांसेस हैं कि जब हमारा डीएनए अपना कोई प्रोसेस कर रहा होगा, रेप्लिकेशन का, ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन, कोई भी प्रोसेस कर रहा होगा, तो ये यहां पर कोई एक नया, एक अलग सा बाहरी मॉलिक्यूल अपनी जगह बना के रखेगा तो दिक्कत हो सकती है। उस प्रोसेस में कुछ भी डिफेक्ट आ सकता है, एंड कोई डिफेक्ट आया, म्यूटेशन हुई, तो इट कैन लीड टू कैंसर। ओके, इसीलिए ऐसा नहीं बोल रहा कि कैंसर हो ही जाएगा आपने अगर एक बार टच कर लिया, एक बार गलती से टच हो गया तो, ठीक है, लेकिन इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग कैंसर। ओके, क्योंकि ये उस तरीके का चेंजेस ला सकता है बिकॉज उसके पास ये एबिलिटीज हैं, साथ ही सीधा सीधा वो जाकर डीएनए से बाइंड कर सकता है, तो प्रोसेस में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है। इसीलिए ये बहुत, इसको केयर से हैंडल करना चाहिए। अब बात आती है कि जब ये इतना खतरनाक है, ठीक, तो क्या कोई और ऑप्शन नहीं है, या अगर कोई और ऑप्शन है तो इसको अभी भी क्यों इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, क्यों एथिडम ब्रोमाइड को इतना वाइडली इस्तेमाल किया जा रहा है? ऑल्दो इट इज अ कार्सिनोजेनिक एजेंट और इट इज अ म्यूटाजेन, हार्मफुल है, तो ऑब्वियसली अगर ये हार्मफुल है तो आपने जो यूज किया है जेल, उसे भी आप ऐसे नहीं फेंक सकते, क्योंकि जेल अगर आपने आपका काम हो गया, आपने रिजल्ट देख लिया, तो अभी भी एथिडम ब्रोमाइड का मॉलिक्यूल तो वहां पर है ही। ठीक, तो पीछे तो ऐसा क्या होता है कि जब हमारे पास कोई चीज एक ड्रॉबैक होता है तब भी हम उसको एक्वायर करके रखे रहते हैं, तो कुछ ना कुछ उसकी एक बात होगी, एक बात जो कि ज्यादा उसको इंपॉर्टेंस दे रही है, तो उसके पीछे रीजन होता है
एथिडम ब्रोमाइड की सेंसिटिविटी हाई होती है। सेंसिटिविटी इज वेरी हाई। अब ये क्या मतलब है सेंसिटिविटी इज वेरी हाई? इसका मतलब ये हुआ, ये हमारा वाला सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स में जो सेंसिटिव होता है वो सेंसिटिव नहीं है। यहां पर सेंसिटिविटी का मतलब ये हो गया कि ये मॉलिक्यूल अगर थोड़ा सा भी अमाउंट, बहुत स्मॉल अमाउंट का भी न्यूक्लिक एसिड अगर होगा आपके सैंपल में, तो वो उसे भी शो कर देगा कि हाँ तुम्हारे सैंपल नंबर 2 में न्यूक्लिक एसिड बहुत कम है लेकिन है। अगर बहुत कम भी होगा तो भी वो बता देगा कि देखो बहुत कम है लेकिन है, ठीक है। मतलब कहने का कि स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड को भी ये अटैच करके उसको विजुलाइज करा सकता है ऑरेंज कलर के फॉर्म में, ठीक। अब वो स्मॉलेस्ट अमाउंट, इसका जो स्मॉलेस्ट अमाउंट जाता है वो 1 to 5 नैनोग्राम ऑफ न्यूक्लिक एसिड। इतना कम अमाउंट का न्यूक्लिक एसिड भी होगा अगर आपके सैंपल में, तो वो भी दिखा देगा कि देखो ये जो फ्लोरेसेंस होगी ऑरेंज कलर की वो बहुत डिम होगी, बहुत हल्की होगी, लेकिन होगी अगर कम डीएनए रहा तब भी। तो अगर आप कोई प्रोसेस, अगर आप इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म कर रहे हैं, एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और आपने एथिडम ब्रोमाइड को स्टेनिंग के लिए इस्तेमाल किया है और आपने 5 सैंपल लोड किए और आपको पांचों में कोई बैंड नहीं दिख रहा है, तो देखो फॉर श्योर उसमें न्यूक्लिक एसिड नहीं होगा। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी न्यूक्लिक एसिड होता तो एथिडम ब्रोमाइड की सेंसिटिविटी की बदौलत वो आसानी से डिटेक्ट हो जाता कि हाँ, अगर हमें एक ऑरेंज कलर दिख रहा, चलो हल्का दिख रहा, तो हमें तो आइडिया लग गया ना कि डीएनए आया तो, लेकिन बहुत कम आया। लेकिन अगर ऑरेंज कलर का वो फ्लोरेसेंस दिख ही नहीं रहा है बिल्कुल भी, तो इट इज वेरी क्लियर कि उस सैंपल में न्यूक्लिक एसिड नहीं आया है। ओके अब हम एक और पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, दैट इज कि क्या कंसंट्रेशन हमें इस्तेमाल करना चाहिए अगर हमें इसको यूज करना है अपने प्रैक्टिकल्स में या अपने वर्क में। तो आप .5 mg पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन सूटेबल होता है इस्तेमाल करने के लिए। ओके 0.5 mg पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन ये सूटेबल है एथिडम ब्रोमाइड का अपने प्रैक्टिकल्स में इस्तेमाल करने के लिए। ओके तो अभी तक हमने इस टेक्निक में 3 पोर्शंस के बारे में बात की। पहला, एग्रोज है क्या, ठीक। अब इसी एग्रोज का इस्तेमाल करके दूसरी पोर्शन में हमने जेल के बारे में डिस्कस किया कि एग्रोज से जेल बनेगा और उस जेल में ध्यान क्या रखना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द जेल, एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर, ठीक। उसके बाद एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि चलो सब चीज तो हो जाएगी, डीएनए दिखेगा कैसे, ये डीएनए आरएनए दिखाई कैसे देगा, तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए है एथिडम ब्रोमाइड। ये अगर वहां रहेगा जेल में तो ये डीएनए को कलर प्रोवाइड कर देगा, और ये भी हमें क्लियर हो गया कि डीएनए दिखेगा कैसे, उसका कलर हमें ऑरेंज कलर का दिखाई देगा। कब? जब हम अपने जेल बेड को यूवी लाइट के एक्सपोजर में रखेंगे तो उसमें हमें ऑरेंज कलर की फ्लोरेसेंस दिखाई देगी। ये हो गया इसका क्लियर। और एथिडम ब्रोमाइड के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें याद रखने हैं और हैंडल इट विथ केयर। ओके अब हम आगे बढ़ते हैं कि इस प्रोसेस को परफॉर्म करते वक्त मतलब अब इसके प्रैक्टिकल स्टेप्स कैसे होते हैं और डीएनए एक्चुअली में दिख कैसे सकता है हमें, ठीक है। अब सबसे पहला पोर्शन आता है हमारा कि हम जेल प्रिपेयर कैसे करते हैं।
एग्रोस जेल की प्रिपरेशन कैसे की जाती है। ओके, सो जैसा कि मैंने बताया कि एग्रोस जेल जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो 1% का एग्रोस जेल एक कॉमनली यूज्ड कॉन्सेंट्रेशन है, 1% एग्रोस जेल। ओके, कॉमनली यूज कॉन्सेंट्रेशन है जिसका इस्तेमाल हम लोग मैक्सिमम केसेस में करते हैं। ओके, अब ये एग्रोस जेल बनाने के लिए तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट हमारी क्या होगी, एग्रोस पाउडर हमें चाहिए, क्योंकि यही वो पोर्शन है यही वो मेन कंपोनेंट जिससे कि हमारा मैट्रिक्स तैयार होगा। एग्रोस पाउडर हमें चाहिए। अब इस एग्रोस पाउडर को हम मिक्स किस में करते हैं, एक बफर सोल्यूशन में। बफर सोल्यूशन में हमें इसलिए मिक्स करना है क्योंकि हम इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक परफॉर्म कर रहे हैं, हमें इलेक्ट्रिसिटी पास करानी है। ओके, तो हमें आयंस की भी जरूरत पड़ेगी। ओके, आयंस की जरूरत पड़ेगी। दूसरी चीज, हमें पीएच को स्टेबल रखना है। ओके, बिकॉज अगर पीएच ज्यादा वेरिएशन होगा, पीएच ज्यादा फ्लक्चुएट करेगा तो हमारा बायोमोलिक्यूल खराब हो सकता है। दूसरा, हमें अपने बायोमोलिक्यूल की इंटीग्रिटी को बरकरार रखना है। मतलब ऐसा नहीं होना कि हमने डीएनए के सैंपल को लिया, उसको जेल पर ऐड किया चेक करने के लिए और वो वहीं पे बर्बाद हो गया पूरी तरीके से। ये भी होना चाहिए, क्योंकि अगर वो बर्बाद हो जाएगा प्रोसेस के दौरान ही तो ऑब्वियसली जब हम रिजल्ट देखने जाएंगे तो हमें कुछ नहीं दिखाई देगा। तो मॉलिक्यूल की इंटीग्रिटी बरकरार रहे, ठीक है, मीडियम स्टेबल रहना चाहिए और आयंस भी होने चाहिए। तो ये चीजें हम प्रोवाइड करने के लिए यहां पर एक बफर इस्तेमाल करते हैं जो होता है 1x का TAE और TBE बफर। इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग जेल प्रिपेयर करने के लिए। अब यहां पर TAE और BE का क्या, TBE का क्या मतलब है, यहां दोनों केसेस में T का मतलब होता है ट्रिस। ओके, ये आपका हो गया बफरिंग एजेंट। ओके, जैसे मैंने बताया कि हमारा जो मीडियम होना चाहिए वो स्टेबल होना चाहिए, तो ये बफरिंग एजेंट मीडियम को स्टेबल रखेगा। देन जो A है और B है, दोनों इधर A उधर B, तो A है एसिटिक एसिड और उधर जो B है वो है बोरिक एसिड। ये है आयंस प्रोवाइड करने के लिए। ओके, एंड जो लास्ट में हमारा E है वो है EDTA। ओके, जिसका नाम होता है एथिलीन डाई अमीन टेट्रा एसीटेट, एथिलीन डाई अमीन टेट्रा एसीटेट। ये जो कंपोनेंट है ये एक चिलेटिंग एजेंट होता है, चिलेटिंग एजेंट है, ठीक, जो कि डाईवेलेंट कैटायंस को कैप्चर करता है। कैप्चर्स डाईवेलेंट कैटायंस लाइक Ca2+ और Mg2+। ओके, ये इन डाईवेलेंट कैटायंस को कैप्चर करता है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ डीएनए, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ डीएनए। ओके, देखिए जो आपका न्यूक्लिक एसिड है इन्हें डीएनए से प्रॉब्लम होगी। ओके, चाहे डीएनएज एंजाइम्स होंगे उनसे प्रॉब्लम होगी, उन एंजाइम्स को इनकी जरूरत पड़ती है डाईवेलेंट कैटायंस की। अगर डीएनएज एंजाइम को डाईवेलेंट कैटायंस मिल जाएगा तो वो प्रॉपर एक्टिव हो जाएंगे और वो जाके डीएनए को डिग्रेड कर देगा। अगर ईडीटीए इन्हीं डाईवेलेंट कैटायंस को कैप्चर करके रख लेगा तो वो डीएनएज को ये डाईवेलेंट कैटायंस फ्री फॉर्म में अवेलेबल नहीं हो पाएंगे और हेंस आपका डीएनए उन डीएनएज के एंजाइम्स के एक्शन से बचा रहेगा। तो आप कह सकते हो कि ये एक इनडायरेक्ट तरीका होता है डीएनए को प्रोटेक्ट करने का। ये डायरेक्टली जाके डीएनए को नहीं बचा रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली उसके उसका जो मेन दुश्मन है उसको जाके उसको ब्लॉक कर दे रहा है, उसकी एक्टिविटी को रोक दे रहा है ताकि आप डीएनए को प्रोटेक्ट कर सको। तो जैसा कि मैंने शुरू में बोला था, मीडियम स्टेबल होना चाहिए, ठीक, आयंस मिलने चाहिए और आपका जो मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट है इसकी इंटीग्रिटी बरकरार रहनी चाहिए आपके थ्रू आउट द प्रोसेस। ऐसा ना हो कि हम रिजल्ट देखने जा रहे हैं और हमारा डीएनए पूरा बिखर चुका है, टूट चुका है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो वो इंटीग्रिटी बरकरार रखना बहुत जरूरी है।
इसी रीजन से हम जेल बनाते समय ये बफर इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अब आ गया, ये दोनों चीजें हो गई। अब जैसा कि आप सबने एक कॉमनली देखा ही होगा कि जो स्टार्च होता है वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होता, इट इज ऑल्सो पॉलीसेकेराइड। उसी तरीके से जो एग्रोज होता है वो ऐसे बफर में ऐड कर देने से सोल्यूबलाइज नहीं हो जाएगी, उसको हीटिंग की जरूरत पड़ती है। ओके, तो हमने क्या किया, 1% कंसंट्रेशन के हिसाब से एग्रोज पाउडर और बफर ले लिया। अब इसका एक एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको, आप जैसे प्रिपरेशन का एग्जाम्पल समझ लीजिए। सपोज हमें 25 ml जेल तैयार करना है। ओके, 25 ml जेल सोल्यूशन तैयार करना फॉर एग्जाम्पल। ठीक, तो 1% का मतलब क्या हो गया, 1 ग्राम है 100 ml में। ओके, और हमें कितना बनाना है, सिर्फ 25 ml, तो इनटू हमने 25 ml कर दिया, तो ml कट गया। ठीक, 20 ये हो गया आपका। ओके, ठीक, तो कितना आंसर आ गया हमारे पास, 0.25, मतलब आप कट नहीं करोगे तो भी वो 2 प्लेस पे डेसिमल लग जाएगा। ओके, 0.25 ग्राम्स। ठीक, तो मतलब कि हमें 0.25 ग्राम्स का एग्रोस पाउडर चाहिए। ठीक, और इसमें हम 25 ml क्या ऐड करेंगे, 1x कंसंट्रेशन का TAE एंड TBE बफर। ठीक, ये हमने एक फ्लास्क में ऐड कर लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे। ठीक, हीट करेंगे, इसे बॉईल करेंगे। कब तक बॉईल करते हैं, जब तक ये ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाए, टिल ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो हमें एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि हाँ, जितना हमने एग्रोस पाउडर ऐड किया वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो चुका है। ये होगा हमारा काम इतना। ठीक, अब हमने बॉईल कर लिया तो हमारे पास क्या आ गया, एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन मिल गया। अब ये एक सॉल्यूशन है, ओके, लिक्विड। ओके, ये लिक्विड फॉर्म में है। क्या है हमारा ये हमारा जेल सॉल्यूशन है। लिक्विड फॉर्म में हमारा जेल सॉल्यूशन रेडी है। ठीक है, कैसे हुआ ये चीज, हीट का इस्तेमाल करना पड़ा। विदाउट हीट यू वोंट बी एबल टू सॉल्युबलाइज द एग्रोज पाउडर इनटू द बफर। आप उसको ऐड करके रख दो, रात भर भी छोड़ के दो, कुछ नहीं होगा उसमें, वो नहीं सॉल्युबलाइज होगा, वो उसमें ये ट्रांसल्यूसेंट सा आपको सॉल्यूशन दिखाई देगा। ओके, आपको उसको ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग द हीट। इसीलिए यहां पर मैंने टेम्परेचर या टाइमिंग नहीं मेंशन की है, क्योंकि आपको उसको ट्रांसपेरेंट करने तक बॉईल करना है। अब आपके पास स्पिरिट लैंप अवेलेबल हो, आपके पास एलपीजी अवेलेबल हो, बंसन बर्नर अवेलेबल हो, अवन अवेलेबल हो, जो भी अवेलेबल हो, आपको बस उसको बॉईल कर देना है। जो भी क्विकेस्ट पॉसिबल हो आप उसको इस्तेमाल करो कि फट से वो बॉईल होकर, फट से वो गर्म होकर बस एग्रोज उसमें डिसॉल्व हो जाए, ताकि सोल्यूशन का वॉल्यूम भी ज्यादा घटे ना। हमने 25 ml बनाया, पता चला खुले में रख के देर तक पका उसको बिबल खिचड़ी की तरह, तो वो 20 से 10 ml तक पहुंच गया, तो फिर कंटेंट कम हो जाएगा हमारा। ओके, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी, इसलिए मैंने टेम्परेचर और टाइमिंग नहीं मेंशन की यहाँ पर। बिकॉज आपके पास अवन होगा तो 30 सेकंड में भी काम हो सकता है। स्पिरिट लैंप है तो भाई स्पिरिट लैंप की जितनी काबिलियत है तो वो धीरे धीरे ही आपके वेसल को गर्म करेगा, तो इट विल टेक टाइम। ओके, सो इस वजह से इसे मेंशन नहीं है। अब हमारे पास ये सोल्यूशन तैयार हो गया। अब ये सोल्यूशन बहुत गर्म होता है, तो इसमें हम तुरंत ही स्टेनिंग एजेंट यानी कि एथिडम ब्रोमाइड नहीं ऐड करते हैं, हम इसको थोड़ा सा कूल डाउन करते हैं, क्योंकि वो मॉलिक्यूल अगर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे ऐड कर दोगे तो एथिडम ब्रोमाइड अपनी प्रॉपर्टी खो देगा। ठीक है, अगर वो खुद ही डिग्रेड हो जाएगा तो वो क्या जाकर डीएनए को स्टेन करेगा, इसलिए इसके बाद हम इसको थोड़ा सा कूल डाउन करते हैं। ठीक, कूल डाउन किया, कूल डाउन करने के बाद आप इसमें ऐड कर दीजिए अराउंड 5 माइक्रोलीटर ऑफ एथिडम ब्रोमाइड, जिसको हम ETBR भी कह सकते हैं। कौन सा ETBR ऐड करना है, वही जो भी मैंने लास्ट लिखवाया था 0.5 mg पर लीटर वाला जो आपने सोल्यूशन बनाया, उससे आप इसमें ऐड कर दोगे। ये यूनिट जो मैंने 5 माइक्रोलीटर लिखवाया, कब के लिए, जब आप इतना जेल बना रहे हो, तो ये जेल का अमाउंट आप बढ़ाओगे तो वैसे ये भी आप बढ़ाओगे।
ठीक है, अब आपने ये ऐड कर दिया। अब आप जो आपके पास जेल का सोल्यूशन मिला था, अब इसमें क्या क्या है, जेल बनाने के लिए जो मैट्रिक्स है वो है, जो हमें बफर सोल्यूशन चाहिए था वो है, और स्टेनिंग एजेंट भी है। मतलब आपने मॉलिक्यूल डीएनए आरएनए ऐड करने से पहले ही स्टेनिंग एजेंट को जेल में पहुंचा दिया है कि अगर मॉलिक्यूल मेरा डीएनए सैंपल इस जेल पे आए तो ये स्टेनिंग एजेंट आकर उससे बाइंड कर जाए और उसकी प्रेजेंस हो तो वो शो कर दे। ठीक, अब आप इस पर्टिकुलर सोल्यूशन को पोर कर देते हैं, पोर इन जेल कास्टिंग ट्रे। ठीक है, जेल कास्टिंग ट्रे होता है, आप उसमें पोर कर देंगे। ओके, ट्रे में पोर करने के बाद आप इसको सॉलिडिफाई करने के लिए छोड़ देंगे, अलाउ इट टू सॉलिडिफाई। ठीक है, अब ये जेल में कन्वर्ट होगा जब ये जैसे जैसे टेम्परेचर को लूज करेगा, क्योंकि अभी ये हीटेड था, थोड़ा सा कूल डाउन किया हमने। ठीक है, ये कूल डाउन बहुत ज्यादा नहीं करना है वरना वो वहीं बिग फ्लास्क में ही जेल बन जाएगा। थोड़ा सा कूल डाउन किया, पाम वेरिएबल कूल डाउन किया, फिर उसमें हमने एथिलियम ब्रोमाइड ऐड किया, मिक्स किया और उसको पोर कर दिया। अब ये सॉलिडिफाई होगा। सॉलिडिफाई उतना जल्दी हो जाए जितना जल्दी वो टेम्परेचर लूज करेगा उतना जल्दी वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। आपका कोल्ड रूम है तो बहुत जल्दी सॉलिडिफाई होगा, टेम्परेचर बहुत हाई है आपके सराउंडिंग का तो उसको टाइम लगेगा। ठीक, अब एक्चुअली में ये चीज हो कैसे जाती है कि ये कैसे आके तुरंत सॉलिडिफाई हो गया। तो जैसा अभी हमने शुरुआत में जब हम एग्रोस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे तो हमने बोला था कि वो एक लीनियर मॉलिक्यूल है, ऐसा। ओके, इट इज अ लीनियर मॉलिक्यूल। ठीक, तो जैसे ही इस लीनियर मॉलिक्यूल के ऊपर हीट का अटैक होता है, ठीक, तो ये हीट पाकर ये लीनियर मॉलिक्यूल स्मॉल फ्रैगमेंट्स में टूट जाता है। ठीक, और जब आप इसे कूल डाउन करते हो, जब आप इस मॉलिक्यूल अभी आपने हीट किया यहां पर तो ये स्मॉल फ्रैगमेंट्स में टूट चुका है। अब जब आपने इसको कास्टिंग ट्रे में ऐड कर दिया कि अब यहां पर आप सॉलिडिफाई हो जाओ। ठीक है, सॉरी, ये जो जेल कास्टिंग ट्रे है इसकी इमेज आपको वीडियो में अभी दिख जाएगी। तो ये जो जेल कास्टिंग ट्रे है ये बेसिकली हमें जो जेल प्रिपेयर करना उसको एक पर्टिकुलर शेप देना होता है। तो आप एक मोल्ड की तरह समझ सकते हो, जैसे हम कुछ किचन में यूज करते हैं आइसक्रीम वगैरह बनाने के लिए, मोल्ड एक पर्टिकुलर शेप चाहिए होता है। वैसे ही जेल कास्टिंग ट्रे एक मोल्ड की तरह होता है जिसमें अपने जेल बेड को एक शेप प्रोवाइड कर सके, एक एक्यूरेट शेप दे सके जिसमें हमारा सैंपल फिर लोड हो सकेगा। शेप भी देना है और हमें वो पोजीशंस भी बनानी होती है जिसमें कि हमारा सैंपल लोड हो सके, तो उसके लिए जेल कास्टिंग ट्रे का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे ये टेम्परेचर लूज करेगा, ये जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स हैं अब ये क्या करेंगे, क्रॉस लिंक करने लगेंगे। ओके, ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट क्रॉस लिंक करेंगे और एक क्रॉस लिंक करके ये एक जेल बेड में तैयार हो जाएंगे। क्रॉस लिंक करेंगे और एक जेल बेड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, सो ये है जेल बनाने का तरीका। अब हमारा ये जेल तैयार हो गया, मतलब हमने पोर कर दिया तो हमारा जेल तैयार हो चुका है। ओके, ये हो गई मैट्रिक्स की प्रिपरेशन जिसके ऊपर सैंपल जाएगा सेपरेशन कराने के लिए। अब आते हैं आगे, इसके बाद का क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसके बाद का क्या प्रोसेस होता है, सैंपल जाता कैसे है, और फिर मैं आपसे मैं इमेज भी शेयर करूंगा। ठीक है, कि एक्चुअली में डीएनए दिखता कैसे उसमें, और उस इमेज में कौन सी चीज है जो एक्चुअली में डीएनए है, या कौन सा पोर्शन है जिसको देखकर हम कह सकते हैं हाँ चलो अच्छा क्वालिटी का डीएनए हमारे सैंपल में आ गया और इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है या ये वाला अच्छा है। वो पोर्शन अभी आगे फर्दर शो करूंगा मैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये पोर्शन हमारी कवर हो गई कि कैसे हम जेल प्रिपेयर करते हैं। ओके, अब इसके बाद जब हमारा जेल तैयार हो गया, सॉलिड जेल तैयार होगा, तब उस पे सैंपल पहुंचता कैसे है, सैंपल कैसे रन करता है और देखते कैसे हैं, उसका पूरा प्रोसेस बताता हूं। ये जो भी प्रोसेस आपको बताया जा रहा है ये एक्चुअली में प्रैक्टिकली ऐसे ही किया जाता है। ये प्रोसेस बताने के पीछे मेरा ये मोटिव है कि अगर आपको ये प्रोसेस भी पता होगा तो आपको वो टेक्निक ग्रास्प करना बहुत इजी होगा। देखो, देयर इज
प्लेंटी ऑफ सोर्सेज टू लर्न एनीथिंग। आप कहीं से भी जाके पढ़ोगे तो एग्रो जेल इलेक्ट्रोफॉरेस्ट्री को 10 लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको, 10 किताबों में बड़े बड़े लेक्चर्स मिल जाएंगे, बड़ी बड़ी पोथी मिल जाएगी पढ़ने की, एंड इट इज गुड, आप जाके पढ़िए भी उसको, ठीक है, आप और अपना नॉलेज जितना बढ़ा सकते बढ़ाइए। लेकिन जब आपको एक इमेज बन जाती दिमाग में कि अच्छा ये ऐसे रहता है, ये सोल्यूशन ऐसे लेकर इसमें जाता है, तो वो स्टेप्स जब बन जाते हैं, तो जब आप उस टेक्निक का थ्योरी जितना भी पढ़ना चाहोगे पढ़ो, तो वो इजीली ग्रास्प हो पाएगा आपको। तो मेरा मोटिव ये प्रैक्टिकली पूरा बताने का यही है कि आपको ये टेक्निक ऐसे बैठ सी जाए दिमाग में, एक इमेज के फॉर्म में, क्योंकि अगर आप ये भी किसी को बताओगे या ये भी आप अपने एकेडमिक्स में भी लिखते हो कि ऐसे ऐसे किया जाता है, दैट इज नॉट ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में प्रिंसिपल इसका बताया ही कि एक्चुअली में ये कैसे क्यों किया जाता है, तो आप उसमें ये पोर्शंस ऐड करोगे तो इट विल हेल्प यू। ओके, तो जब ये हमारा जेल तैयार हो जाएगा तो कुछ इस तरीके का हमें जेल बेड मिल जाएगा, ठीक। हमने रेक्टेंगुलर ही मोल्ड इस्तेमाल होता है जेल कास्टिंग ट्रे, तो हमें एक जेल बेड तैयार होके मिल जाएगा। सो ये जो गैप्स मैंने बनाए हैं, इन गैप्स को हम वेल्स कहते हैं। ये वेल्स क्या हैं? जहां पर हम अपने सैंपल को लोड करेंगे। ओके, सो ये वेल्स होते हैं सैंपल लोडिंग साइट। यहां पर अपने सैंपल लोड करेंगे। कौन सा सैंपल? ये सैंपल। ओके, न्यूक्लिक एसिड का सैंपल। अब ये न्यूक्लिक एसिड का सैंपल कैसे तैयार करते हैं, अगर आपको वो भी जानना होगा तो प्लीज आप कमेंट में बता दीजिएगा। मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा कि हाउ टू आइसोलेट द डीएनए एंड आरएनए, हाउ टू ऑब्टेन दैट पर्टिकुलर सैंपल। ओके, सो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट, मतलब ये जेल तैयार हो गया, ये बेड हो गया, ठीक। अब जैसे कि दिख रहा है कि इस वेल के अंदर हमारा न्यूक्लिक एसिड सैंपल जाएगा। अब सेपरेशन का मतलब क्या होगा? सेपरेशन कैसे हो पाएगा? जब हमारा सैंपल इस वेल के आगे बढ़ेगा, मतलब ये उसका रास्ता हो गया पूरा, ये जो जेल बेड है ये उसका रास्ता हो गया, ठीक। इस रास्ते से गुजरेगा तो हमारा मॉलिक्यूल सेपरेट हो पाएगा, ठीक है। तो ये वेल्स में आपने सैंपल लोड के आगे बढ़ेगा। अब वो क्यों आगे बढ़ेगा? ठीक, क्योंकि ये ड्राइंग में ऐसा बनाया है मैंने वर्टिकली, पर एक्चुअली में ये कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल। ओके, एक्चुअली में हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। तो अगर ये ऐसा हॉरिजॉन्टल है, यहां पे वेल है, यहां सैंपल लोड किया है, तो वो इस साइड में कैसे जाएगा? मतलब अगर सपोज ये लेफ्ट साइड में सैंपल है, ये राइट साइड में जाएगा, क्यों जाएगा? या राइट साइड में सैंपल है तो लेफ्ट साइड में क्यों जाएगा? अपने से नहीं जा सकता। मतलब कि इस पर्टिकुलर सैंपल पे एक फोर्स लगना चाहिए, ठीक है। इस सैंपल के ऊपर एक फोर्स लगेगा तो वो उसको मजबूर करेगा, वो फोर्स उस सैंपल को मजबूर करेगा कि तुम अपनी जगह बदलो, आगे बढ़ो, जो तुम्हें खींच रहा है उसकी तरफ आगे बढ़ो, ठीक। यहां पर आता है जो शुरुआत में मैंने बताया था, चार्ज। अब यहां पर चार्ज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। कैसे करेगा वो देखिए। आप यहां पर याद रखिएगा कि हमने शुरुआत में 3 बातें कही थी। एक था चार्ज, दूसरा था साइज और तीसरा था शेप, ठीक है। ये 3 बातें हमने शुरुआत में कही थी। उन्हीं 3 बातों का कॉन्सेप्ट यहां पर आएगा। ये जेल बेड हमने तैयार तो कर लिया, अब इस जेल बेड पे इन्हीं कॉन्सेप्ट पे अप्लाई होकर आगे बढ़ेंगी चीजें। कैसे होता है वो देखिए। ये जो हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए और आरएनए, इसके ऊपर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से होता है? फॉस्फेट ग्रुप की वजह से होता है, ठीक है। दोनों के पास होता है, ठीक है। डीएनए के पास भी, आरएनए के पास, दोनों के पास शुगर फॉस्फेट की बैकबोन होती है, उसमें फॉस्फेट होता है, उसकी वजह से नेगेटिव चार्ज होता है। एंड एज वी ऑल नो, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। तो न्यूक्लिक एसिड जो होगा वो नेगेटिव चार्ज का है, तो उसको कौन अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव चार्ज का, ठीक है, इलेक्ट्रोड। और जो नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रोड होगा वो उसको रिपेल करेगा, पुश करेगा। मतलब कि जब हम इस जेल बेड को, इस जेल को तैयार कर लेंगे और जब इसमें सैंपल लोड करने की बारी आएगी, तो ये जेल बेड उस इलेक्ट्रोफोरेटिक टैंक में ऐसे पोजीशन पर रखना होगा कि नेगेटिव टर्मिनल के तरफ हमारा
वैल्स रहे और पॉजिटिव टर्मिनल उससे ऑपोजिट रहे। ठीक, तो ये जो हमारा, ये हमने क्या लिया है, इलेक्ट्रोफोरेटिक टैंक। इलेक्ट्रोफोरेटिक टैंक, ओके, ये हमने इलेक्ट्रोफोरेटिक टैंक ले लिया। ये हमारे इलेक्ट्रोड्स हो गए दोनों। ठीक, ये हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया, ये हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया। तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमारा जेल बेड कुछ इस तरीके से रखा रहना चाहिए, ओके, कि नेगेटिव साइड में हमारा वेल्स होना चाहिए। ओके, तो यहां पर जो हमारा सैंपल होगा वो भी नेगेटिव, तो नेगेटिव उस सैंपल को धक्का लगाएगा और पॉजिटिव उस सैंपल को अट्रैक्ट करेगा। तो अब आपको समझ आ गया, चार्ज बेसिस ऑफ सेपरेशन के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि उसकी वजह से आपके सैंपल के ऊपर एक फोर्स लग पा रहा है और उसी फोर्स की वजह से सैंपल आगे बढ़ेगा। तो जब तक सैंपल आगे नहीं बढ़ेगा तब तक उसको सेपरेट आउट नहीं किया जा सकता, उसको कह सकते हो पिक आउट नहीं कर सकते। एक सिंपल सा एग्जांपल, अगर हम सीव पे ही आते हैं दोबारा से, आपने सीव लिया, सपोज आपने सीव लिया, उसमें आटा ऐड कर दिया। जब तक आप सीव को ऐसे हाथ से हिलाओगे नहीं तब तक आटा नीचे नहीं गिरेगा। थोड़ा बहुत गिर जाता है वो अलग बात है, पर आप एक्चुअली में आटा ऐड करके सीव को ऐसे से फोर्स से हिलाते हो तब जो आटा होता है वो गिर जाता है और चोकर ऊपर रह जाती है, मतलब एक फोर्स की जरूरत पड़ती है। सेम वैसे ही ये सैंपल आगे तभी बढ़ेगा जब उसके ऊपर फोर्स लग पाएगा, तो वो फोर्स के लिए चार्ज जरूरी है। ठीक, साथ ही साथ ये चार्ज उसके माइग्रेशन के रेट को भी डिसाइड करता है। ठीक है, अगर किसी मॉलिक्यूल पे चार्ज बहुत, मतलब उसकी जो स्ट्रेंथ होगी, जो चार्ज का जो स्ट्रेंथ होगा वो हाई होगा, तो उस मॉलिक्यूल की मोबिलिटी या उसका माइग्रेशन तेज होगा। ठीक है, और साथ ही साथ अगर उसका चार्ज बहुत ही कम स्ट्रेंथ का चार्ज है तो वो मोबाइल तो होगा, मूव तो करेगा, लेकिन उसके दूसरे मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में थोड़ा पीछे मूव करेगा क्योंकि उसके ऊपर स्ट्रेंथ कम लगेगा। ठीक है, जो अट्रैक्शन का फोर्स होगा वो उसके ऊपर इफेक्ट जो होगा वो कम होगा, जिसका ओवरऑल चार्ज कम होगा। ठीक है, तो ये हो गया इसके पीछे का एक रीजन, मतलब जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक हो गया चार्ज की बात। अब आते हैं साइज की बात। तो जैसा हमने बोला था कि ये जो जेल बेड तैयार हुआ है ये एक्चुअली में क्या है, एक मॉलिक्यूलर, एक बीड का बेड है। ठीक, ऐसे करके एक मॉलिक्यूलर बेड है। ये दिखता ऐसा नहीं है कि ऐसे गोल गोल उसमें दिखते नहीं है, पर अंदर जो उसका मॉलिक्यूलर जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है कि वो जेल बीड्स बने हैं, इसीलिए इसको हम जेल बेड कहते हैं। ये जेल बीड का बना हुआ बेड है। ठीक, क्या है ये, जेल बीड्स बेड। ठीक, जेल बीड्स का बना हुआ बेड। इसमें क्या चीज खास बात है, क्या चीज फिक्स है इसकी, वो है इस पर्टिकुलर जेल बेड की पोर साइज। क्यों, क्योंकि हमने एक स्पेसिफिक परसेंटेज का जेल बनाया था, दैट इज 1% का जेल। ठीक, तो उसकी पोर साइज फिक्स हो चुकी है कि हाँ भाई इसमें इतना बड़ा सा पोर है। अब इस पोर से जो मॉलिक्यूल बड़ा होगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा और इस पोर की साइज से जो मॉलिक्यूल छोटा होगा वो आगे बढ़ जाएगा। तो साइज का रोल यहां पर आता है। ठीक, तो साइज का क्या होता है, अगर सैंपल की साइज स्मॉल है तो वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, आगे तक जाएगा। ठीक, यहां पे सैंपल है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है तो उसको भाई उसको मजबूरन आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, आगे बढ़ रहा है। जब उसको खींचा जा रहा है अपनी तरफ तो अगर उसकी साइज छोटी होगी तो वो अच्छे से खींच के आगे तक चला जाएगा, अगर साइज बड़ी होगी तो वो भाई उसका रास्ता ब्लॉक हो रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है उसके ऊपर, क्योंकि वो पोर साइज उससे कंपैटिबल नहीं है तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे एक पॉइंट के बाद अगर आप आटे को चाल रहे हो तो चोकर अगर बहुत बड़े साइज का तो कितना भी उसको फोर्सफुल हिला दो चोकर नहीं नीचे जाएगा, तो नहीं जाएगा। वही चीज यहां पर भी अप्लाई होती है। ठीक, तो लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉल डिस्टेंस और स्मॉल मॉलिक्यूल लार्ज डिस्टेंस। तो जितना छोटा मॉलिक्यूल होगा उतना नीचे दिखाई देगा, जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा उतना ऊपर दिखाई देगा। ये हो गया साइज का कॉन्सेप्ट। ठीक,
अब आता है शेप। देखिए, अगर कोई मॉलिक्यूल लीनियर है, ठीक, और कोई मॉलिक्यूल सर्कुलर है, रिलैक्स्ड सर्कुलर है, ठीक, रिलैक्स सर्कुलर, मैंने कहने का मेरा मतलब ये है कि वो सिकुड़ा हुआ सर्कुलर नहीं है, मतलब सिकुड़ा हुआ गोला नहीं है, ओके, इट इज स्प्रेड, ओके, पूरा फैला हुआ है, ठीक। तो आप इस ड्राइंग के बेसिस पे बता सकते हो कि ये जो मॉलिक्यूल है इसके लिए बहुत आसान होगा आगे बढ़ के निकलना। तो लीनियर मॉलिक्यूल हमेशा रिलैक्स सर्कुलर से आगे जा पाएगा, इसके लिए उस पोर से गुजरना थोड़ा मुश्किल होगा जो रिलैक्स्ड होगा। अब यही रिलैक्स अगर बहुत ही कॉम्पैक्ट हो जाए, ये मेरा रिलैक्स्ड कहने का मतलब है ऐसा सर्कुलर डीएनए, अब यही बहुत कॉम्पैक्ट हो जाए, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट, सॉरी, ठीक है, जिसको हम दूसरे लैंग्वेज में सुपर कॉइल्ड भी बोल सकते हैं। अगर ये सुपर कॉइल्ड है तो ये इसने अपने शेप को इतना कंस्ट्रिक्ट कर लिया है कि इसके लिए बहुत आसान होगा स्मूथली आगे बढ़ जाना। तो ये इस वाले से तो आगे ही जाएगा, ठीक है, मतलब ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा एज कंपेयर टू द रिलैक्स्ड वन। तो शेप भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होती है मूवमेंट सेपरेशन कराने के लिए। तो चार्ज, देखिए चार्ज एक पैरामीटर तो है कि हाँ भाई चार्ज का स्ट्रेंथ अगर किसी मॉलिक्यूल का ज्यादा है तो वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा कंपेयर टू द मॉलिक्यूल जिसका चार्ज का स्ट्रेंथ कम है, लेकिन उसके साथ साथ चार्ज ही वो सबसे मेन पैरामीटर है जिसकी वजह से सैंपल आगे बढ़ पाता है। सपोज मान लो अगर इस वेल में हमने जो भी सैंपल डाला, सपोज इट इज नॉट न्यूक्लिक एसिड, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो तुम कितना भी देर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो कुछ नहीं होगा, जब तक वो आगे बढ़ेगा ही नहीं तब तक ये जो मॉलिक्यूलर सीव हमने तैयार की है, इस जेल बीड का बना हुआ जो बेड है, वो उसको सेपरेट नहीं कर पाएगा, बांट नहीं पाएगा साइज या शेप के बेसिस पर जब तक चार्ज न रहे, ठीक है। तो चार्ज इज एक्चुअली also for the basis to separate the particular molecule, okay, it is also a basis for separation and as well as it is the most important factor that initiates the actual separation process। तो ये हो गया यहां पर पूरा कि ये होता कैसे है, ठीक। तो ये हो गया इसका प्रिंसिपल कि क्या चीजें होंगी और एक्चुअल में क्या होगा प्रैक्टिकली। हम इस जेल बेड को ऐसे टैंक में उठा के रख देते हैं, ये टैंक का नाम क्या है, इलेक्ट्रोफोरेटिक टैंक, जिसमें 2 इलेक्ट्रोड होंगे एंड अगर इलेक्ट्रोड लगा है तो बहुत ऑब्वियस है कि हमारे पास एक एक वोल्टेज सप्लाई भी होगी, ठीक। तो अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि कितना वोल्ट देना होता है और क्यों उतना ही वोल्ट देते हैं, क्या रीजन है इतना ही वोल्ट देने का, और इस टैंक के अंदर कुछ भरा रहता है कि खाली टैंक रहता है। तो खाली टैंक नहीं है भाई, टैंक नाम लिख दिया मतलब कुछ ना कुछ तो इसके अंदर लिक्विड भरी रहेगी। तो क्या लिक्विड भरी होती है, इस टैंक के अंदर भी 1x का TAE और 1x का TBE बफर रहेगा, और मतलब वही सेम बफर जिसमें आपने जेल को तैयार किया है वही बफर इस टैंक में फिल रहता है। कितना रहता है, अगर आपने जेल, मान लो ये जेल का सबसे ऊपर का सरफेस है तो इससे अप्रॉक्स 1 इंच अबव और ½ इंच अबव आपका बफर होना चाहिए, फ्लो करना चाहिए उतना। एकदम डुबा नहीं देते हैं जेल को उसके अंदर, लेकिन सरफेस से, उस जेल के सरफेस से ऊपर लिक्विड इस बफर का सरफेस होना चाहिए, ये ध्यान रखना है हमें, ठीक। ये हो गया टैंक के बराबर, मतलब कि एक्चुअली में आपका जो जेल बेड होता है वो डूबा रहता है एक लिक्विड में, ठीक है, मतलब एक बफर के अंदर। अब दूसरी चीज, जब हमारा सैंपल इसके ऊपर पहुंच जाता है तो हम कितना वोल्टेज देते हैं। अभी सैंपल पहुंचा नहीं है, मतलब मेरे लेक्चर के अकॉर्डिंग अभी नहीं पहुंचा है सैंपल उसके ऊपर, कैसे पहुंचता है वो भी मैं बताऊंगा, अभी मैं ये रब करूंगा पोर्शन तब। लेकिन जब सैंपल पहुंच जाएगा तो हम कितना वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं ये अट्रैक्शन फोर्स जनरेट करने के लिए कि हाँ चलो अब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हमारे नेगेटिवली चार्ज डीएनए को अपनी तरफ खींचो ताकि वो अपने साइज एंड शेप के अकॉर्डिंगली सेपरेट हो सके, ठीक है। तो वो वोल्टेज जो होता है वो होता है 80 वोल्ट से 100 वोल्ट तक,
ठीक, जिसमें 80 वोल्ट प्रेफरेबल होता है। ठीक है, अब देखिए, अब सवाल ये उठ सकता है कि इससे ज्यादा क्यों नहीं और इससे कम क्यों नहीं। ठीक है, तो दोनों के आंसर्स हैं क्या, अगर आप वोल्टेज बहुत ज्यादा कर दोगे तो हीट ज्यादा जनरेट होगी। ठीक है, जाहिर सी बात है, वोल्टेज अगर आप ज्यादा जनरेट करोगे तो हीट भी बहुत जनरेट होगी, पावर ज्यादा दे रहे हो तो हीट जनरेट होगी। ठीक, हीट अगर हद से ज्यादा जनरेट हो जाएगी तो दो प्रॉब्लम्स हैं, आपका सैंपल भी खराब हो सकता है क्योंकि न्यूक्लिक एसिड है, किस हद तक वो टेम्परेचर बियर कर पाएगा, तो उसकी इंटीग्रिटी खराब कर दी। ठीक, दूसरा, ये जो जेल बेड हमने तैयार किया है, इसको तैयार करने के लिए भी हीट की जरूरत पड़ी थी। ठीक है, मतलब अगर ये हीट की वजह से सॉल्युबलाइज हुआ था और कूल डाउन होने पर मेल्ट हुआ था, तो एक्सेसिव हीट अगर कर दोगे तो ये भी डिसोसिएट हो सकता है, ये भी मेल्ट हो सकता है या कोलैप्स कर सकता है। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि एकदम पानी की तरह पिघल जाएगा, पर कोलैप्स होने लगेगा, तो आपके लिए तो खराब हो गया, आप इसको फिर विजुअलाइजेशन पे ले नहीं जा सकते, तो बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज नहीं ले जा सकते, ये कारण है। अब आते हैं लो क्यों नहीं ले जा सकते। चलो, अगर टेम्परेचर की दिक्कत है तो फिर एकदम कम पे करो। अब अगर एकदम कम पे कर दोगे तो एक दिक्कत ये आ जाएगी कि जब मॉलिक्यूल यहां पर है, चलो यहां से शुरुआत कर रहा है कोई मॉलिक्यूल, ठीक, यहां से एक फोर्स ना उसको खींच रहा है अपनी तरफ कि आगे बढ़ो, तो उसको एक डायरेक्शन मिल गई है। ठीक है, जैसे घोड़े को एक नाल वो लगा, सॉरी नाल कह रहा हूं, उसके कवर लगा देते हैं आंखों पर कि वो एक डायरेक्शन में चले, तो ये जो फोर्स लगता है वो उसको एक तरफ खींचता है कि आगे बढ़ो। ठीक, तो ये अपने जहां पे अपने लोड किया है उसी के सामने वाली डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, ये ऐसे। ठीक, ये वाला ऐसे बढ़ेगा। क्यों हो पा रहा है, क्योंकि ये फोर्स का स्ट्रेंथ इतना है कि वो उसको एक जगह खींच रहा है। अब ये फोर्स मान लो बहुत वीक होता, बहुत स्लो होता, धीरे धीरे खींच रहा है, तो इस मॉलिक्यूल को क्या है, उसको थोड़ी ना, उसको कोई क्या पड़ी है कि वो सीधे ही जाए, वो आड़े इधर बगल में जा सकता है, इधर डिफ्यूज हो सकता है, इधर डिफ्यूज हो सकता है, सारा रास्ता तो पोरस ही है, जेल बेड है, हर जगह उसको पोर्स मिले हुए हैं, तो वो बगल से निकल के बफर टैंक में चलाएगा। ठीक, तो मतलब आपका सैंपल कहीं पर भी मनचाहा डिफ्यूज हो सकता है। ठीक है, तो उस सैंपल को एक प्रॉपर डायरेक्शन मिले कि हाँ तुम इसी लाइन में, इसी लेन में ट्रैवल करो, उस ट्रैवल करने के लिए उसके ऊपर वो फोर्स का एक ऑप्टिमम स्ट्रेंथ होना जरूरी है कि हाँ इतना तो दबाव रहे कि नहीं भाई इससे इधर उधर मत भटको, इतने डायरेक्शन में चलो, इसलिए इतना वोल्ट तो नेसेसरी है। तो कम नहीं हो सकते क्योंकि सैंपल को एवं डिफ्यूज होने से रोकना है, ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि सैंपल को खराब नहीं करना, जेल बेड को डिसोसिएट नहीं करना, इसलिए। अब सैंपल इस पे जाता कैसे है, उसके लिए क्या तैयारी होती है, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, क्योंकि सैंपल हमारे पास जो डीएनए आरएनए का सैंपल होता है एक्चुअली में वो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, जो भी हमने अगर आइसोलेशन का प्रोसेस करते हैं तो जो भी हमने डीएनए आरएनए आइसोलेट किया है उसे हम एक बफर में डिसॉल्व करके रखते हैं, तो वो हमारे पास सैंपल लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो लिक्विड फॉर्म में अगर सैंपल है, ये जेल बेड लिक्विड में ही डुबा के रखा है हमने, तो लिक्विड सैंपल लिक्विड में जाएगा तो मिक्स हो जाएगा, तो क्या श्योरिटी है या कैसे हमें पता चलेगा कि हमारा सैंपल इसी वेल के अंदर सक्सेसफुली चला गया है जहां पर उसको जाना चाहिए था, वो टैंक में बह नहीं रहा है बल्कि वेल के अंदर गया है। ये इंश्योर करने के लिए क्या यूज करते हैं वो समझिए। ठीक तो अभी मैं ये पोर्शन रब करता हूं, फिर हम उसके बारे में जानते हैं। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है जेल लोडिंग डाई का, तो अब इसका नाम लिखते ही आपको समझ जाना चाहिए कि इसका फंक्शन क्या है। प्रॉब्लम जो अभी हमने शेयर की कि अगर भाई सैंपल लिक्विड फॉर्म में है, ये जेल लिक्विड में डुबा के रखी है, तो क्या श्योरिटी है कि एक लिक्विड सैंपल लिक्विड में जाएगा तो बहेगा नहीं बल्कि वेल के अंदर जाके बैठ जाएगा। मतलब हमें कोई ऐसा एजेंट चाहिए जो कि ये इंश्योर कर सके, वो एजेंट होता है जेल लोडिंग डाई। और इसका दूसरा काम क्या होता है, एक तो ये इंश्योर करना कि नहीं भाई लिक्विड सैंपल होने के बावजूद, लिक्विड मीडियम में जाने के बावजूद वो वेल में जाकर सेटल करेगा और फ्लो नहीं करेगा कहीं पर भी। दूसरी चीज, सैंपल पे कोई कलर तो है नहीं, सैंपल तो दिखना चाहिए ना, अगर लिक्विड सैंपल है तो डीएनए पे कलर देने के लिए एथिलीन ब्रोमाइड है, लेकिन सैंपल पे क्या कलर रहेगा, ये जो लिक्विड हम सैंपल निकाल रहे हैं वो कैसे दिखाई देगी कि वो गई कि नहीं, तो एक कलर भी हमें चाहिए। ठीक है,
तो ये जेल लोडिंग डाई ये दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती है। सैंपल को एक कलर देती है। सैंपल को कलर देने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि डीएनए के ऊपर कलर आ रहा है। डीएनए के ऊपर कलर एथिडम ब्रोमाइड से ही आएगा। ये हमारे सिर्फ लिक्विड सैंपल पे कलर आ रहा है, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है इस जेल लोडिंग डाई का कंपोनेंट, दैट इज ब्रोमोफिनॉल ब्लू। ठीक, इसके नाम में ही ब्लू दिख रहा है, ठीक, मतलब ये ब्लू कलर प्रोवाइड करेगा। तो सैंपल की एक प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक, कि हाँ दिखाई नहीं देगा, हमें दिखाई देगा क्योंकि अब सैंपल ब्लू कलर का होगा, तो हमें दिखाई भी देगा कि वो वेल में गया कि नहीं गया, और हमें ये भी दिखाई देगा, ये भी पता चलेगा कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर रहे हैं तो क्या सैंपल अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, वो भी हमें दिखाई देगा। चलो प्रॉब्लम सॉल्व। अब आता है सैंपल तो हमारा लिक्विड है, लिक्विड में जाकर कैसे सेट करेगा। अगर हम अपने सैंपल की विस्कोसिटी को बढ़ा दें तो वो सेट हो जाएगा। जैसे हम पानी में अगर चीनी का पाक अगर ऐड करते तो वो सेट हो जाता है, तुरंत डिसॉल्व नहीं होता। वही चीज यहां पर भी होती है। तो जो दूसरा कंपोनेंट होता है जो कि यहां प्रेजेंट होता है वो होता है ग्लिसरॉल, ठीक। तो ये ग्लिसरॉल की वजह से सैंपल पे डेंसिटी आ जाती है, ठीक। तो इस बंदे ने कलर प्रोवाइड कर दिया सैंपल को और इस बंदे ने डेंसिटी प्रोवाइड कर दी। तो ये दोनों मिलकर हमारे सैंपल को सेफली और पूरे श्योरिटी के साथ वेल के अंदर पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो हमारा जो सैंपल होता है दैट इज डीएनए और आरएनए। अभी मैंने बता दिया है कि सैंपल लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होता है हमारे पास, वो आइसोलेशन के बाद भी बफर में डिसॉल्व करके रखते हैं। सैंपल प्लस डाई, कौन सी डाई, यही डाई जो मैंने ऊपर लिखी है। इस मिक्सचर को हम कहां ले जाते हैं, वेल में लोड कर देते हैं, ठीक है। लोड इनटू वेल, वेल में हमने लोड कर दिया। अब लोड कर दिया तो उसके बाद क्या होगा, ये हमने वोल्टेज ऑन कर दिया। अब जब वोल्टेज ऑन करोगे तो क्या होगा, आपने अपना सैंपल अगर यहां लोड किया था तो अब ये सैंपल आगे बढ़ेगा, ये हमें ब्लू कलर का दिखाई देगा। ब्लू क्यों, क्योंकि अभी डाई का कलर दिख रहा है। एथिडम, रिमेंबर एथिडम ब्रोमाइड का ऑरेंज कलर तभी दिखाई देगा जब वो यूवी लाइट में जाएगा। अभी कोई यूवी लाइट में नहीं रखा गया है, इट इज इनविजिबल लाइट। तो अभी सिर्फ हमें सैंपल पे ये ब्लू ब्लू कलर दिखाई देगा, ठीक। ये हम आसानी से देख पाएंगे कि हमारा सैंपल कहां बढ़ा, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। थोड़ी देर बाद यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा। तो ये सैंपल की मूवमेंट को हम क्या कर पा रहे हैं, ट्रैक कर पा रहे हैं। इसीलिए जेल लोडिंग डाई को हम ट्रैकिंग डाई भी कहते हैं। ओके, सो जेल लोडिंग डाई इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रैकिंग डाई, क्योंकि वो हमारे सैंपल की पोजीशन ट्रैक करने में मदद करती है। क्योंकि देखिए अब आपको ये चीज ट्रैक करना बहुत नेसेसरी है, वरना ये सैंपल आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ते, मान लो कोई बहुत छोटा सा मॉलिक्यूल है आपके सैंपल में जो कि आगे तक जा सकता है, तो वो तो बेचारा अगर आप ऑन रखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसको क्या पता, वो आगे निकल के बाहर आके टैंक में चला जाएगा। तो एक ऑप्टिमम टाइमिंग पर मशीन का वोल्टेज सप्लाई ऑफ करना होता है कि हाँ चलो इतने में हमारा मॉलिक्यूल सेपरेट हो चुका होगा, तो वो इस वजह से हम इसको छोड़ देते हैं। अब ये डिसाइड कैसे करें कि कितने में हमारा मॉलिक्यूल सेपरेट हुआ रहेगा, तो वो देखिए थोड़ा सा आपके टाइप ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा। जैसे कि अब आप अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आपको एक बेसिक सा आइडिया रखना पड़ेगा कि चलो मैं आज जीनोमिक डीएनए का सैंपल इस पे सेपरेट कराने जा रहा हूं, या जीनोमिक डीएनए सैंपल की हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो बहुत ऑब्वियस है कि जीनोमिक डीएनए बहुत बड़ा होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का लो तो वो इतना बड़ा होता है कि वो नीचे तक तो नहीं जाएगा, चाहे तुम कितने देर तक इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर अप्लाई करके रखो, वो ऊपर ही रहेगा, वेल्स के नजदीक रहेगा। तो हाँ चलो, अगर हमारा जो डाई का कलर है अगर वो हाफ तक पहुंच गया तो चलो अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ कर देते हैं, अब हम विजुलाइज कर सकते हैं, क्योंकि अगर मेरे सैंपल में जीनोमिक डीएनए सक्सेसफुली आया होगा तो वो अब तक अपना पोजीशन एक्वायर करके रुक चुका होगा। वैसे ही जैसे ही हमारे सैंपल्स चेंज होते रहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम एक आइडिया लगाते हैं और फिर वो आइडिया हमें धीरे धीरे प्रैक्टिस से इंप्रूव हो जाता है कि हाँ इतनी देर में हो चुका होगा, ठीक है। और उसी के लिए तो ये बना है ना कि हम अपने जेल का परसेंटेज वैरी कर सके। अगर हमें लग रहा है मेरा सैंपल बहुत छोटा है तो भाई कंसंट्रेशन बढ़ा दो, कंसंट्रेशन आप इंक्रीज कर दो, पोर्स और छोटे हो जाएंगे, तो जो बहुत छोटा सैंपल है वो बाहर नहीं निकलेगा, बीच में आके एक पॉइंट पर आके अटक जाएगा, रुक जाएगा, उतना आपको सफिशिएंट हो जाएगा। तो इसलिए ये चीज हमारे पास होती है चेंज करने के लिए।
अब ये पूरी राम कथा हो गई कि सैंपल जाता कैसे है। आपने ये ऑन कर दिया, मैंने बताया ना कि ये वोल्टेज कितना रखना है, क्यों रखना है, ऑन कर दिया। अब आपने एक ऑप्टिमम टाइम तक रन कर दिया। अब आते हैं विजुअलाइजेशन के ऊपर, दिखेगा कैसे सैंपल और कैसा दिखता है, ठीक है। अब हमारा पोर्शन आएगा कि हम इस जेल को विजुअलाइज कैसे करते हैं, जहां ये जो हमने एथिडम ब्रोमाइड ऐड की थी उसका क्या काम है एक्चुअल में, वो किस तरीके से हमें शो करता है। तो हमने शुरुआत में क्या किया था, जेल का प्रिपरेशन किया था। दूसरा स्टेप हमने जेल की लोडिंग की, उसका रनिंग का प्रोसेस देखा। अब हम तीसरा देखने जा रहे हैं जेल का विजुअलाइजेशन कैसे करते हैं। ओके, तो हमारा पोर्शन स्टार्ट हो रहा है जेल विजुअलाइजेशन। दिखाई कैसे देता है डीएनए। ओके, सो जेल विजुअलाइजेशन के वक्त हमें क्या चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें यूवी लाइट का सोर्स चाहिए, क्योंकि हमने शुरू में एथिडम ब्रोमाइड पढ़ते वक्त ही पढ़ लिया था कि ये एथिडम ब्रोमाइड तभी ऑरेंज कलर की फ्लोरेसेंस शो करेगा जब उसको यूवी लाइट से एक्सपोज करा जाएगा। तो ये यूवी लाइट का सोर्स देने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है यूवी ट्रांस इल्यूमिनेटर। ठीक, तो बेसिकली एक बेड होता है, ठीक, एक बेड, इसके ऊपर ये ग्लास प्लेट होती है, यहां अंदर यूवी बल्ब लगा होता है, ये यूवी बल्ब होता है या यूवी लाइट जो भी आप बोलो, और ये ग्लास की प्लेट होती है। ठीक, इस ग्लास की प्लेट के ऊपर आप अपने जेल को ऐसे प्लेस कर देते हो। ठीक, ये आपका जेल है और ये आपका बॉक्स है, जिस मतलब यूवी ट्रांस इल्यूमिनेटर का इंस्ट्रूमेंट है, यूवी बल्ब है। तो बेसिकली जेल ऊपर है और नीचे से लाइट आ रही है, तो लाइट नीचे से एक्सपोज कर रही है, ऊपर जेल है तो आपको दिखाई देगा वैसे। ठीक, अब आप अपने प्रोसेस को अगर रिकॉल करो तो हमने एथिडम ब्रोमाइड को पूरे जेल में मिक्स कर दिया था। हमने जेल बनाते वक्त एथिडम ब्रोमाइड डाला था तो वो पूरे जेल में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जब न्यूक्लिक एसिड का सैंपल हमने सेकेंड स्टेप में उस पर लोड किया होगा तो वो डीएनए, वो जो मॉलिक्यूल है एथिडम ब्रोमाइड का, वो आपके सैंपल के पास आकर उससे अटैच हुआ होगा, और जहां आपका सैंपल होगा वहां पर उस मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन हाई होगा। एथिडम ब्रोमाइड का मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा उस पोजीशन पे होगा जहां पर आपका डीएनए प्रेजेंट होगा, क्योंकि वो उससे बाइंड होगा तो कंसंट्रेटेड होगा वहां पर। मतलब वो एरिया जहां पर आपका डीएनए सैंपल या आरएनए सैंपल होगा वो एकदम इंटेंस ऑरेंज कलर की फ्लोरेसेंस को शो करेगा, एकदम अच्छा सा ग्लो करेगा। ठीक, तो जैसे हम यूवी लाइट में रखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, हमें क्या अपीयरेंस मिलेगी, हमें ऐसे बैंड्स दिखाई देंगे। ये बैंड क्या है, ऑरेंज कलर का ऑरेंज फ्लोरेसेंट बैंड ऑफ डीएनए, ऑरेंज फ्लोरेसेंट बैंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब ये चीज बहुत ये चीज एक कॉमन सेंस की तरह हमें अप्लाई करनी है कि ये मैंने एक बेसिक सी ड्राइंग बस बना दी है, ठीक है, लेकिन जैसा आपका सैंपल होगा उस हिसाब से उसकी पोजीशन होगी। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया ही है कि साइज, शेप एंड चार्ज ये सब मायने रखता है, तो आरएनए यही नहीं दिखेगा। लेकिन अभी मैंने जैसे एक एग्जांपल देते वक्त बताया ही था कि जीनोमिक डीएनए जब भी होता है वो बहुत बड़ा होता है साइज में। ठीक, तो वो हमेशा ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाता, ठीक है, जीनोमिक डीएनए। ठीक है, तो इस वजह से वो वेल्स के नजदीक दिखाई देता है। एंड ये जो ऑरेंज कलर का हमें बैंड दिख रहा है यही एक्चुअल फॉर्म है जिसको हम विजुलाइज कर पाते हैं डीएनए का। वो जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं ये बेसिकली क्या है, ये एक मॉडल है। ओके, ये एक इमेजिनरी मॉडल है जो कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के पैटर्न के बेसिस पे बनाया गया था कि ऐसा ऐसा हो सकता है, क्योंकि पैटर्न ऐसा मिला था तो अरेंजमेंट ऐसी हो सकती है। और इस मॉडल के बेसिस पे जितने भी हाइपोथेसिस आगे निकली वो सब इसको हमेशा मैच की।
ठीक है, हाँ रेप्लिकेशन हो रहा है तो ऐसे होता होगा, ट्रांसक्रिप्शन में ऐसे ओपन होता होगा, ऐसे हो जाता होगा, इसीलिए ये एक्सेप्ट किया जाता है। पर हमें एक्चुअली में यही दिखता है। ठीक है, जब हम पीसीआर करते हैं, एक जीन को देखना होता है, एक जीन को एम्पलीफाई करके उसका प्रोडक्ट दिखते तो भी ऐसे दिखता है, ऑरेंज कलर का फ्लोरेसेंट बैंड। इसीलिए मैंने ये वर्ड यहां पे लिखा था, ठीक, कि क्यों हम एग्रोज इलेक्ट्रोफोरेसिस का इस्तेमाल करके क्वालिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं, क्योंकि यही एक लौता तरीका है हमारे पास जिसकी मदद से हम एक्चुअली में डीएनए आरएनए देख पाते हैं और श्योर हो पाते कि हाँ ये जो लिक्विड मैंने 10 ट्यूब में निकाल के रखी है, इन 10 में से कौन से ट्यूब में एक्चुअली में न्यूक्लिक एसिड है। क्योंकि अगर 10 सैंपल में 10 ट्यूब में से मैंने थोड़ा थोड़ा सैंपल लेकर जेल पे चेक किया और 10 में मुझे ऑरेंज कलर का बैंड दिख गया, चलो श्योर कि 10 में डीएनए है, अब इस सैंपल को मुझे जहां इस्तेमाल करना है वो कर लिया। ठीक, अब क्वालिटी का मतलब सिर्फ प्रेजेंस तो हुआ नहीं कि डीएनए है तो चलो देख लिया, प्रेजेंस के साथ साथ हमें क्या देखना होता है, उसकी एक्चुअल क्वालिटी, मतलब कि जो डीएनए हमें मिला है वो कैसा है इन द सेंस कहीं डिग्रेड तो नहीं हो गया है, कहीं इसमें आरएनए का कंटामिनेशन तो भर भर के नहीं है, कहीं इसमें इम्प्योरिटीज ज्यादा तो नहीं है, कहीं इसका कंसंट्रेशन बहुत कम तो नहीं है। क्योंकि अगर ये इंटेंसिटी, अगर ये ग्लो जो है ऑरेंज कलर का बहुत हल्का है, मतलब कि बहुत कम डीएनए, बहुत तेज इंटेंस है तो बहुत अच्छा डीएनए है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई इस पर। सो दिस इज द मेजर पॉइंट्स फॉर द इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस। नाउ कुछ एक पॉइंट्स हैं जो इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, जो आपको पता रहेगा तो अच्छी बात रहेगी, तो वो मैं बताता हूं आपको। सबसे पहला पॉइंट जो था मेरे उस समय स्किप हो गया कि जब मैंने एक सवाल उठाया था कि एथिडम ब्रोमाइड में जब ये पॉली प्रॉब्लम है तो क्या हमारे पास कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है, अगर है तब भी एथिडम ब्रोमाइड क्यों इस्तेमाल हो रहा है, तो तब भी इस्तेमाल इसलिए हो रहा है क्योंकि वो सेंसिटिविटी उसकी अच्छी है। लेकिन ऑप्शंस क्या है हमारे पास, अगर आपको दूसरे ऑप्शंस जानने हैं तो वो ऑप्शंस हैं क्या हमारे पास, तो उन ऑप्शंस का नाम थोड़ा सा जान लीजिए। तो पहला जो आपके पास एक ऑप्शन है वो है साइबर सेफ। ठीक है, ये एक डाई है और एक डाई है जेल रेड। ठीक है, ये दोनों को आप ऑल्टरनेटिव की तरह यूज कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव ऑफ कौन, एथिडियम ब्रोमाइड। ठीक, अब इन दोनों में भी ये जो जेल रेड है ये सबसे अच्छा है, बिकॉज इसकी सेंसिटिविटी जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, इवन एथिडम ब्रोमाइड से भी थोड़ी स्लाइटली अच्छी है, या कह सकते हो एकदम एथिडम ब्रोमाइड की टक्कर की सेंसिटिविटी है इसकी। ठीक, टॉक्सिसिटी इस इन दोनों की टॉक्सिसिटी लेस है। सेंसिटिविटी वेरी गुड, किसकी, इसकी बात कर रहा हूं मैं, जेल रेड की। ठीक है, टॉक्सिसिटी दोनों की कम है, टॉक्सिसिटी लेस फॉर बोथ, दोनों की टॉक्सिसिटी कम है। ठीक है, लेकिन जो कार्सिनोजेनिक इफेक्ट की बात अगर करें, जैसा कि एथिडम ब्रोमाइड में होता है, तो साइबर ग्रीन के केस में थोड़ा सा डिबेटेबल है इसके कार्सिनोजेनिक इफेक्ट को लेकर, लेकिन दिस इज नॉट ओके। और साइबर सेफ, इसे यूवी लाइट नहीं चाहिए विजुअलाइजेशन के लिए, ओके, लेकिन जेल रेड को यूवी लाइट में ही विजुअलाइज किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ अल्टरनेट्स है जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हो फॉर दी मतलब एज एन अल्टरनेटिव ऑफ द एथिडम ब्रोमाइड। लेकिन इनके बाद भी अभी ऐसे भी आप देखोगे, आपने भी अगर कहीं देखा हो या मेरे एक्सपीरियंस में भी, एथिडम ब्रोमाइड अभी भी वाइडली यूज होता है, उसकी सेंसिटिविटी अच्छी है और सस्ता भी है। साइबर ग्रीन इज वेरी एक्सपेंसिव, इसका एक बड़ा ड्रॉबैक है इसका एक्सपेंसिव होना। ठीक है, जेल रेड इज नॉट एज एक्सपेंसिव एज साइबर सेफ, बट इट इज ऑल्सो कॉस्टलियर दैन दी एथिडम ब्रोमाइड। तो ये हो गया इसका कॉन्सेप्ट, ये हो गया इसका पोर्शन। और एक चीज जो शुरुआत में छूट गई थी बाय मिस्टेक, वो ये थी कि एग्रोस का सोर्स क्या होता है, इसलिए मैं ये लास्ट में कवर कर रहा हूं, एग्रोस का सोर्स। सो एग्रोस का जो मेन सोर्स होता है वो होता है
रेड एल्गीज होते हैं एंड सी वीड्स होते हैं, ये इसके मेन सोर्स होते हैं। एग्जाम्पल अगर आपको लिखना हो तो क्या हो जाएगा, जेलिडियम, ओके, ये एक एग्जाम्पल है इसके लिए, एंड ग्रेसिलेरिया, ओके, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया ये एक एग्जाम्पल है, ये दो एग्जाम्पल्स हैं फॉर दी सोर्स ऑफ द एग्रोज। और इंडिया में इसका क्या नाम है, एग्रोज का बहुत बड़ा सोर्स एक रेड एल्गी है, ठीक है, इस रेड एल्गी का नाम है जेलिडियाल, जेलीडीला एक्चुअली, ओके, ये एक रेड एल्गी है जो कि इंडिया में एक बहुत बड़ा सोर्स है एग्रोस के लिए, ओके। सो ये सोर्स हो गया एग्रोस का, ये अल्टरनेटिव्स हो गए एथिडोरमाइड के, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर दी एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस लेक्चर। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे इससे रिलेटेड, कोई डाउट होगी या आप चाहते हो कि कोई और पोर्शन कवर करनी चाहिए थी इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, तो वो आप एज रिव्यू कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आपके तरफ से कोई सजेशंस होगा, कोई टॉपिक का सजेशन होगा या किसी भी तरह की कोई इम्प्रूवमेंट का सजेशन होगा, तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइए, दैट विल हेल्प मी टू इम्प्रूव द वीडियो लेक्चर्स। एंड अगर कोई पोर्शन का होगा कि आपको ये भी इंक्लूड करना चाहिए या इसका कितना लेंथ वो होना चाहिए, मतलब कितने पैरामीटर्स इंक्लूड होने चाहिए या कितने पोर्शंस इंक्लूड होने चाहिए, वैसा कोई भी आइडिया होगा तो आप ज़रूर कमेंट्स में बताइए। आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू एंड थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। एंड अगर आपको लेक्चर पसंद आया होगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।